ऑलराइट, तो आज हम लोग रोटेशनल मैकेनिक्स स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें से कुछ आइडियाज जो है रोटेशनल मैकेनिक्स के, पर्टिकुलरली जो स्टार्टिंग में हम लोगों के ट्रैक के अंदर है, दैट इज स्टैटिक इक्विलिब्रियम वगैरह। तो ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम ऑलमोस्ट करीब करीब तुमको पूरा डिटेल में काफी पढ़ा चुका हूँ। जब मैंने फ्रिक्शन में किया था ना, जहाँ पे टॉर्क बैलेंसिंग वगैरह बताया था, तो ऑलमोस्ट कई चीजें मैं पढ़ा चुका हूँ अभी। लेकिन बिना प्रूफ के जो वहां बोली थी चीजें, उन चीजों के प्रूफ में यहाँ बोलूंगा। और उसके अलावा कुछ प्रॉब्लम्स और देखेंगे उन्हीं आइडियाज के ऊपर। बट आई एम गोइंग टू स्पीक विद प्रूफ नाउ। ठीक है, इस टाइम पे बस मैंने आसमान से उतार दी थी चीजें। तो लेट्स सी वन बाय वन। तो सबसे पहले तो देखो, रोटेशनल मैकेनिक्स, इसको हम रिजिड बॉडी डायनामिक्स भी बोलते हैं। तो रिजिड बॉडी का मतलब क्या होता है? तो रिजिड बॉडी की डेफिनेशन क्या है? एक ऐसा बॉडी जिसके अंदर दो पार्टिकल्स के बीच में डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट हो। ठीक है, तो रिजिड बॉडी क्या होगा? मतलब वैसे तो कुछ भी परफेक्टली रिजिड नहीं होता, बट जैसे ये माउस है, तो इसके दो पार्टिकल्स में डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट है। ठीक है, नहीं ऑल्दो प्रेस करूंगा तो मैं दिख नहीं रहा, बट देयर इज सम डिफॉर्मेशन हैपनिंग, सो नथिंग इज परफेक्टली रिजिड। लेकिन क्या है, जब ऑलमोस्ट अनडिफॉर्मेबल है तो उसको रिजिड बॉडी की तरह मॉडल कर पाते हैं लोग। ठीक है, तो रिजिड बॉडी की डेफिनेशन क्लियर है। व्हाट इज नॉट अ रिजिड बॉडी? जैसे कोई रबर है, तुम्हारा इरेजर है, तो वो दबाते हो तो अच्छा खासा डिफॉर्म होता है। फोम है, तो दैट्स नॉट अ रिजिड बॉडी, राइट? ठीक है, इसके बाद जो अगला आइडिया है, इससे काफी मैथमेटिक्स धीरे धीरे डेवलप होगी। तो क्या है एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल? तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल डिफाइंड कैसे है? तो मान लो मेरे पास कोई पार्टिकल है पी, जो कि जिसका लीनियर मोमेंटम स्मॉल पी विच इज इक्वल टू मास टाइम्स वेलोसिटी वेक्टर है। ये कोई भागा जा रहा है मेरा पार्टिकल, ठीक है। और किसी पॉइंट ओ के रिस्पेक्ट में इसका पोजीशन वेक्टर है आर। तो हम एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट ओ कैसे डिफाइन करते हैं? दैट इज आर क्रॉस लीनियर मोमेंटम। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर एंड linear momentum is called angular momentum. तो यही लिखा है, let a particle p of mass m be moving with a velocity v vector in space. Further, let r be its position vector with respect to some origin o. Then we define its angular momentum about point os, l about os, r cross p which is r cross mv. ठीक है, p को linear momentum, p यहाँ पे linear momentum है which is mv। तो अब मैग्नीट्यूड अगर देखना है तो क्रॉस प्रोडक्ट में तुमको पता है ए बी साइन थीटा होता है, राइट? तो अगर इन दोनों के बीच में एंगल फाई है तो एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा? आर इंटू एम वी इंटू साइन फाई हो जाएगा, राइट? और इसको मैं चाहूं तो आर को मैं चाहूं तो इसके परपेंडिकुलर और पैरेलल कंपोनेंट में रिजॉल्व कर सकता हूं। तो इसको मैं चाहूं तो आर साइन फाई इंटू एम वी लिख सकता हूं, या फिर आर टाइम्स एम वी साइन फाई लिख सकता हूं। ठीक है, तो विच इज इक्वल टू आर परपेंडिकुलर टाइम्स एम वी, या फिर एम आर टाइम्स वी परपेंडिकुलर, ऐसा भी लिख सकते हैं। ये आइडिया वेक्टर्स में भी मैंने इंट्रोड्यूस किया था कि क्रॉस प्रोडक्ट्स को फर्स्ट वेक्टर इंटू परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ द अदर, या फिर सेकंड वेक्टर इंटू परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ फर्स्ट, ऐसा लिख ही सकते हैं मैग्नीट्यूड के लिए। ठीक है, सो आई होप यहां तक समझ में आई होगी बात। आर परपेंडिकुलर क्या है? कंपोनेंट ऑफ आर परपेंडिकुलर टू वी। और वी परपेंडिकुलर क्या है? कंपोनेंट ऑफ वी परपेंडिकुलर टू आर। इस सेक्शन में कहीं कोई डाउट है तो बोल दो, अभी डेफिनेशन ही है, कहीं डाउट है तो बोल सकते। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन में डराइव करने जा रहा हूँ, रोटेशनल मैकेनिक्स की फंडामेंटल इक्वेशन जो है। तो जैसे लीनियर मैकेनिक्स जो थी, या फिर अभी तक जो मैकेनिक्स में हम देखते थे, एफ इक्वल टू डीपी बाई डी टी यूज करते थे। फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो लीनियर मोमेंटम के रेट ऑफ चेंज से कुछ रिलेशन है हमारा फोर्स का। इसी तरह से एंगुलर मोमेंटम का जो डेरिवेटिव है वो भी किसी चीज को रिप्रेजेंट करता है। वो क्या चीज को रिप्रेजेंट करता है वो भी हम लोग देखते हैं, बोलेंगे उसको टॉर्क। और वो होगा क्या वो देखते हैं। देखो, तो कंसिडर अ पॉइंट मास एट पोजीशन आर। ये कोई पॉइंट मास है, ठीक है, रिलेटिव टू अ फिक्स्ड ओरिजिन। यहाँ इसके रिस्पेक्ट में टाइम डेरिवेटिव ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा? तो वो निकालना है। एल तो मेरा आर क्रॉस पी है, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा? डीएल बाई डी टी विल बी डी बाई डी टी ऑफ आर क्रॉस पी। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? डी आर बाई डी टी क्रॉस पी प्लस आर क्रॉस डीपी बाई डी टी, ऐसा बोल सकता हूँ। अब देखो, डी आर बाई डी टी क्या? पार्टिकल की वेलोसिटी। और पार्टिकल की वेलोसिटी और पार्टिकल मोमेंटम तो आपस में पैरेलल ही होंगे, राइट? मोमेंटम तो वेलोसिटी की डायरेक्शन में होगा। इसका मतलब ये क्रॉस प्रोडक्ट तो जीरो हो जाएगा मेरा, राइट? बचेगा क्या? आर क्रॉस डीपी बाई डी टी। और डीपी बाई डी टी क्या होता है हमारा? डीपी बाई डी टी इज नथिंग बट फोर्स ऑन द पार्टिकल, राइट? रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या होता है? फोर्स होता है पार्टिकल पे। तो ये क्या लिखा हुआ है? ये आर क्रॉस एफ लिखा हुआ है, राइट? तो वी क्रॉस एम वी प्लस आर क्रॉस एफ। तो ये तो जीरो हो गया, और ये आर क्रॉस एफ। तो एफ क्या है? एफ मेरा नेट फोर्स ऑन द पार्टिकल है, ठीक है नहीं? तो अब मैं क्या कहता हूँ, आर क्रॉस एफ जो टर्म है इसको मैं टॉर्क डिफाइन कर देता हूँ, ठीक है? तो हमारा रिलेशन क्या आ जाएगा टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम में? टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम के बीच में रिलेशन क्या? टॉर्क अबाउट सम पॉइंट ओ इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम अबाउट द सेम पॉइंट ओ। ध्यान रखना, सब्सक्रिप्ट ओ जान के डालिए मैंने। किसी भी पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम का रेट ऑफ चेंज इज इक्वल टू उसी पॉइंट के अबाउट टॉर्क, ठीक है? अब ये पॉइंट क्या है? कोई भी पॉइंट हो सकता है, ये हमारी मर्जी है। तो हर पॉइंट के अबाउट ये वैलिड है, समझ गए कि नहीं? मैं स्पेस में कहीं पे भी कोई पॉइंट ओ मार्क कर लूं तो एंगुलर मोमेंटम उसके अबाउट डिफाइन कर नहीं सकता। ध्यान रखना,
कभी भी कोई पार्टिकल अगर जा रहा है तो सीधे सीधे क्वेश्चन पूछो व्हाट इज इट्स एंगुलर मोमेंटम, ये मीनिंगलेस क्वेश्चन है जब तक मैं बोलूं नहीं कि किस पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम। व्हेनेवर यू आर टॉकिंग अबाउट एंगुलर मोमेंटम यू हैव टू स्पेसिफाई अ पॉइंट अबाउट व्हिच यू आर फाइंडिंग द एंगुलर मोमेंटम। जो पॉइंट स्पेसिफाई कर दिया तो आर क्रॉस पी करोगे तो वो एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा। समझ में आई बात? क्लियर है? ठीक है। Torque is rate of change of angular momentum. Or in simple word, net torque of all forces acting on a particle about some fixed axis O is equal to rate of change of angular momentum about the same point O. In case O is a point fixed in some non-inertial frame, we also need to consider the torque pseudo forces. तो अभी क्या है? O हो सकता है कोई inertial frame का particle हो, तब तो फिर कोई pseudo force नहीं लगेगा। अगर नॉन इनर्शियल फ्रेम है तो pseudo force भी लगाना पड़ेगा। तो टॉर्क इक्वल टू dl by dt जब लिख रहे हो तो टॉर्क मतलब टॉर्क ऑफ ऑल द फोर्सेस इंक्लूडिंग pseudo forces if the frame is non inertial। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का टॉर्क हो सकता है, ठीक है, कोरियोलिस फोर्स का टॉर्क हो सकता है, ऑयलर फोर्स का टॉर्क हो सकता है, या जो नॉर्मल माइनस ma लगाते हो एक्सीलरेटेड फ्रेम उसका भी टॉर्क हो सकता है। वो सब अकाउंट में लेना पड़ेगा। एक बार ये सेक्शन देख लो, कुछ डाउट है तो मेरे को बोल सकते हो। इसके बाद जो अगला कॉन्सेप्ट है हम लोगों का वो है, तो याद करो हमने ये देखा था कि जब नॉर्मल मैकेनिक्स पढ़ रहे थे तो इंटरनल फोर्सेस का सम जीरो था। तो ऐसे अभी मैं प्रूव करने जा रहा हूँ कि इंटरनल टॉर्क का सम भी मेरा जीरो होता है। यानी जो भी कोई रिजिड बॉडी है उसमें आपस में एक्शन रिएक्शन टाइप के फोर्सेस लग रहे हो, तो कोई भी एक्शन रिएक्शन पेयर है अगर, तो मैं दिखाने वाला हूँ कि एक्शन रिएक्शन पेयर का जो टॉर्क है उसका सम जीरो होगा। तो जो भी एक्शन रिएक्शन पेयर होते हैं वो सेम लाइन के अलॉन्ग एक्ट करते हैं। याद करो थर्ड लॉ मैंने बताया, स्ट्रॉन्ग फॉर्म ऑफ थर्ड लॉ कि एक्शन रिएक्शन इक्वल एंड अपोजिट होते हैं। ये पहली बात है, डिफरेंट बॉडीज पे लिखते हैं दूसरी बात है, और तीसरा सेम लाइन के अलॉन्ग लगते हैं, ये इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। तो इसी चीज को यूज करके प्रूव करने वाला हूँ कि रिजिड बॉडी में इंटरनल फोर्सेस के टॉर्क का सम जीरो होता है। वो कैसे देखो, तो ये मान लो ये मेरा कोई रिजिड बॉडी है, ठीक है, इसमें ये कोई पार्टिकल 1 है लेटर से और ये कोई पार्टिकल 2 है। F21 क्या है? फोर्स ऑन पार्टिकल 2 बिकॉज ऑफ पार्टिकल 1। वो मान लो ऐसे करके ऐसे लग रहा है, ठीक है। और फिर इसके ऊपर फोर्स ऑन पार्टिकल 1 बिकॉज ऑफ पार्टिकल 2, उसी का रिएक्शन है तो वो उसका नेगेटिव हो जाएगा, राइट। और सेम लाइन के अलॉन्ग करेंगे। अब O कोई आर्बिट्रेरी पॉइंट है, इस आर्बिट्रेरी पॉइंट के रिस्पेक्ट में इसका पोजीशन वेक्टर R1 है और इसका पोजीशन वेक्टर R2 है। अब इन दोनों टॉर्क्स का सम मैं निकालता हूं, तो देखो क्या बनेगा। तो क्या लिखा मैंने, टाउ, तो क्या लिखा, लेट 1 and 2 be two particles in the system of particles having position vectors R1 and R2 with respect to some origin। ये कोई origin है, राइट। फर्दर लेट R12 be the force, F12 होना चाहिए, सॉरी इसको ठीक कर देता हूं। तो F12 be the force on particle 1 due to particle 2 and let F21 be the force on particle 2 due to particle 1। F12 क्या हो जाएगा, नेगेटिव F21 हो जाएगा, ठीक है। एंड बोथ द फोर्सेस आर एक्टिंग अलोंग द लाइन जॉइनिंग द पार्टिकल्स, ठीक है। ये न्यूटन का थर्ड लॉ का स्ट्रॉन्ग फॉर्म है अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ। नाउ द सम ऑफ द टॉर्क्स ऑफ द एक्शन रिएक्शन पेयर क्या हो जाएगा, टाउ क्या हो जाएगा, पेयर का टाउ पी मतलब पी फॉर द पेयर, R2 क्रॉस F21 प्लस R1 क्रॉस F12, यही होगा। अब मैंने क्या किया, F21 को लिख दिया माइनस F12 और अब क्या करूंगा, F12 को कॉमन ले लूंगा तो बचेगा क्या मेरे पास, R1 माइनस R2 क्रॉस F12, ये आ जाएगा। अब R1 माइनस R2 अगर मैं देखूं तो R1 एंड माइनस R2 ये तो मेरा F21 के साथ कोलिनियर हो जाएगा कि नहीं, यानी ये क्रॉस प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, बोलो। तो क्या हुआ इसका मतलब, टाउ ऑफ द पेयर इज R12 क्रॉस F12 बट R12 एंड F12 आर कोलिनियर बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ, thus क्रॉस प्रोडक्ट मस्ट बी जीरो। इसका मतलब क्या हो गया, पेयर का टॉर्क जीरो मेरे को दिखाना तो हो गया प्रूफ। सिमिलरली समेशन ऑफ टॉर्क्स ऑफ ऑल इंटरनल फोर्स एक्शन रिएक्शन पेयर्स इज जीरो। ऐसे ही एक पेयर का जीरो, ऐसे सारे के सारे पेयर्स का जीरो हो जाएगा, राइट, ठीक है। Therefore, if we have a system of particles, the net torque on the system of particles is same as the net torque of external forces on the system. So net torque is same as the torque due to the external forces. Internal torque का सम हमेशा क्या हो जाएगा, जीरो, ठीक है। Since the sum of the internal torques is zero, summation of torque between internal forces on any system of the particles is zero। ये मैंने प्रूव करना था, ठीक है। उसको देखना है तो एक बार देख लो, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। लेट मी, तो थोड़ी देर पहले हमने टॉर्क ऑन अ पार्टिकल और एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल में हमने रिलेशन निकाला था। अब हम सिस्टम्स के लिए बात करते हैं, सिस्टम्स के लिए क्या रिलेशन होगा टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम में, तो वो देखते हैं। तो पहली बात तो सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, दैट विल बी समेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ इट्स पार्टिकल्स, ठीक है। हर एक पार्टिकल के एंगुलर मोमेंटम को ऐड कर दो तो सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम आ जाता है। तो एल क्या लिखा मैंने, सिग्मा ऑफ आर आई क्रॉस पी आई, R1 R2 R3 R4 ऐसे करके मेरे पास कई पार्टिकल, तो ये समझ गए, ऐसे अलग अलग पार्टिकल्स है, तो ये मेरा टोटल सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम है, राइट, किसी ओरिजिन के रिस्पेक्ट में। तो अब इस पूरे को डिफरेंशिएट करता हूं तो क्या आ जाएगा, dl by dt d by dt ऑफ r i क्रॉस पी आई। तो ये क्या हो जाएगा, dri by dt क्रॉस पी आई प्लस r i क्रॉस dpi by dt, राइट।
अब ये तो क्या हो जाएगा, ये तो वापस देख सकते हो, वेलोसिटी ऑफ ith पार्टिकल क्रॉस पी, तो ये तो जीरो होने वाला, राइट, क्योंकि मोमेंटम और वेलोसिटी तो सेम डायरेक्शन में होते हैं। तो ये पहला टर्म ये बना वी आई क्रॉस एम आई वी आई, तो दूसरा टर्म क्या हुआ आर आई क्रॉस एफ आई, राइट। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होगा, फोर्स ऑन ith पार्टिकल। अब फोर्स ऑन ith पार्टिकल के दो टुकड़े कर लिए मैंने, एक्सटर्नल फोर्स और इंटरनल फोर्स, ठीक है। EXT मतलब एक्सटर्नल फोर्स ऑन द ith पार्टिकल, और INT मतलब इंटरनल फोर्स ऑन द ith पार्टिकल। ये एक्सटर्नल इंटरनल मतलब क्या है, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स में पार्टिकल जो आपस में एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं वो इंटरनल है, और बाहर से जो फोर्स लग रहा है वो एक्सटर्नल है, ठीक है। तो ये हो गया। अब क्या है, अब इसको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से खोलोगे तो क्या आएगा, आर आई क्रॉस सिग्मा आर आई क्रॉस एफ आई एक्सटर्नल प्लस आर आई क्रॉस एफ आई इंटरनल आएगा, राइट, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्रॉस प्रोडक्ट का यूज करोगे, ठीक है। लेकिन आर आई क्रॉस एफ आई इंटरनल तो जीरो होगा, अभी भी प्रूव किया ना, इंटरनल फोर्सेस के जो टॉर्क का सम है, जब सारे पार्टिकल्स पे समेशन लोगे वो तो जीरो आ जाएगा। ये सारे पार्टिकल्स पे सम ले रहे हो तो एक्शन रिएक्शन दोनों कंसिडर करने पड़ेंगे, राइट। तो ये वाला टर्म तो जीरो हो जाएगा, जब इसको एक्सपैंड करोगे तो बचेगा क्या तुम्हारे पास, और ये वाला टर्म क्यों जीरो हो जाएगा, ये वाला टर्म तो क्योंकि वेलोसिटी और मोमेंटम सेम डायरेक्शन, ये भी टर्म जीरो हो जाएगा, आर आई क्रॉस एफ इंटरनल वाला समेशन भी जीरो हो जाएगा, बचेगा क्या मेरे पास, खाली एक्सटर्नल टॉर्क बचेगा, राइट। तो क्या हो जाएगा, तो आर आई क्रॉस एफ एफ एक्सटर्नल आई का समेशन, तो टाउ एक्सटर्नल क्या हो जाएगा, वो मेरा डीएल बाई डी हो जाएगा। आया समझ में कि नहीं, ठीक है। तो बस सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के लिए क्या आ गया, टाउ एक्सटर्नल इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। तो किसी भी सिस्टम के लिए नेट एक्सटर्नल टॉर्क इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। ये इसी तरह की बात है जैसे नेट चेंज इन लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू इंपल्स ऑफ द एक्सटर्नल फोर्सेज, राइट। या फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज नेट एक्सटर्नल फोर्स, एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू, तुमने बोला था ना डीपी बाई डी ऑफ द सिस्टम, तो बिल्कुल उसी की तरह से, बिल्कुल उसी के पैरेलल इक्वेशन है, बस हमने यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम और टॉर्क में वैसा रिलेशन निकाला, ठीक है। एक बार देख लो ये सेक्शन, कुछ डाउट है तो बोल सकते हो, फिर आगे बढ़ेंगे। अभी तक हमने टॉर्क को डिफाइन किया किसी पॉइंट के अबाउट, आर क्या था, पोजीशन वेक्टर फ्रॉम अ पॉइंट था, राइट। अब मैं टॉर्क का एक और डेफिनेशन देने जा रहा हूं, तो ध्यान से हमें डिस्टिंग्विश करना है दो तरह के टॉर्क्स में, एक होता है टॉर्क अबाउट अ पॉइंट, एक होता है टॉर्क अबाउट एन एक्सिस। ये तो दो अलग अलग चीजें, रिलेटेड चीज हैं, लेकिन कभी इनको आपस में कंफ्यूज नहीं करना, ठीक है। टॉर्क अबाउट अ पॉइंट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम अबाउट अ पॉइंट, टॉर्क अबाउट एन एक्सिस विल बी इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम अबाउट द एक्सिस। अब ये है क्या, तो अभी तो हवा में ही बात है, मतलब कि ये बस स्टेटमेंट बोल दी कि क्यों बराबर है, तो पहले डिफाइन करते हैं उसके बाद देखते हैं कि ऐसा क्यों होना चाहिए, ठीक है। तो टॉर्क अबाउट एन एक्सिस की डेफिनेशन क्या है, तो देखो यहाँ पे ये समझो, ये कोई एक्सिस है, लेट अस से ये कोई मेरे पास, ये मैंने, सॉरी नॉट दिस, ये मैंने कोई एक्सिस ड्रॉ कर लिया। एक्सिस क्या होता है, कोई भी लाइन को बस एक्सिस बोल दिया जाता है, ठीक है। ये मान लो मैंने ये कोई एक्सिस ड्रॉ कर दिया, ये लैम्डा डायरेक्शन है इसकी, राइट, या एन कैप कह लो इसका डायरेक्शन, ऐसे करके एक्सिस मैंने कोई एक्सिस ड्रॉ कर दिया। ओ जो है इसी एक्सिस के ऊपर कोई पॉइंट है, ठीक है, और यहाँ पे कोई पॉइंट पी पे कोई फोर्स लग रहा है, तो क्या मैं पॉइंट ओ के अबाउट टॉर्क लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। वो क्या होगा, इस पॉइंट से पोजीशन वेक्टर ले लूं और आर क्रॉस एफ कर दूं, आर क्रॉस एफ कर दूं तो ये पॉइंट के अबाउट टॉर्क आ जाएगा। एक्सिस के अबाउट टॉर्क है, ये जो भी मेरा टॉर्क आता है, मतलब आर क्रॉस एफ करोगे तो ऐसे करके ऐसे कोई वेक्टर आ जाएगा, इस वेक्टर का कंपोनेंट में ले सकता हूँ ना इसके अलोंग। तो ये जो टॉर्क अबाउट द पॉइंट आया है, इसका कंपोनेंट अलोंग द एक्सिस इज कॉल्ड द टॉर्क अबाउट द एक्सिस, समझ गए। तो क्या क्या प्रोसीजर है, किसी एक्सिस के अबाउट टॉर्क निकालना है, तो उसके किसी भी पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकाल लो, जो भी टॉर्क आता है उसका कंपोनेंट अलोंग द एक्सिस ले लो। तुम्हारे दिमाग में एक इंटेलिजेंट क्वेश्चन आएगा कि सर आपने बोल दिया किसी भी पॉइंट के अबाउट ले लो, तो क्या अलग अलग पॉइंट में लूंगा तो क्या सेम टॉर्क आएगा या अलग अलग टॉर्क आएगा। तो अभी ये मेरा प्रूफ बाकी रहा, क्या प्रूव करना बाकी है, मैंने बोला क्या, इस एक्सिस पे कोई भी आर्बिट्रेरी पॉइंट ले लो, उस पॉइंट के अबाउट टॉर्क ले लो और उसका एक्सिस से डॉट प्रोडक्ट कर दो, वो मेरा टॉर्क अबाउट एक्सिस है। एंड ऑफ कोर्स डॉट प्रोडक्ट लेके एक स्केलर वैल्यू आएगी, उसके साथ में एन कैप डायरेक्शन लगा दो, वो मेरा टॉर्क अबाउट एक्सिस कहलाएगा, राइट। तो अब सवाल तुम्हारे दिमाग में होगा कि आर्बिट्री पॉइंट तो आपने बोल दिया, लेकिन मैं अलग अलग आर्बिट्री पॉइंट्स लूंगा तो क्या अलग अलग आंसर नहीं आएगा, इसकी क्या गारंटी कि सेम ही आंसर आएगा, तो वो मैं प्रूव करूंगा शॉर्टली, ठीक है। पढ़ते हैं सेक्शन, क्या लिखा मैंने, हाँ, एक्सिस का मतलब कोई भी लाइन रहेगा, ठीक है। थ्रू आउट रोटेशनल मैकेनिक्स जहां पे भी एक्सिस वर्ड यूज करो तो इट इज सम लाइन, इट कुड बी सम लाइन इन स्पेस और रिजिड बॉडी के थ्रू होगा, वो सब कॉन्टेक्स्ट से हमें पता चलेगा, बट एक्सिस जस्ट मींस अ लाइन, ओके। तो लेट लैम्डा बी सम एक्सिस अलोंग अ यूनिट वेक्टर एन कैप एंड लेट ओ बी सम पॉइंट ऑन द एक्सिस लैम्डा, इस एक्सिस के ऊपर ओ कोई भी पॉइंट है, ओके। देन वी डिफाइन द टॉर्क ऑफ फोर्स एफ अबाउट एक्सिस लैम्डा एज r क्रॉस f डॉट n कैप होल n कैप, ये मेरा डेफिनेशन, ठीक है। बस वेक्टर कंपोनेंट ऑफ टॉर्क
अबाउट द पॉइंट ओ अलोंग द एक्सिस इज द टॉर्क अबाउट द एक्सिस। जो टॉर्क का वेक्टर कंपोनेंट आ गया, ध्यान रखना कंपोनेंट स्केलर भी हो सकता है, कंपोनेंट वेक्टर भी हो सकता है। तो जब डायरेक्शन अटैच कर देते तो इज कॉल्ड अ वेक्टर कंपोनेंट। जो भी पॉइंट के अबाउट टॉर्क आया, इसका वेक्टर कंपोनेंट अलोंग द एक्सिस इज कॉल्ड द टॉर्क अबाउट द एक्सिस। ओके, ठीक है। टॉर्क अबाउट द एक्सिस तो वो क्या है, टाउ अबाउट लैम्डा। टाउ लैम्डा ये जो एक्सिस है, टाउ लैम्डा इज इक्वल टू टाउ अबाउट ओ डॉट एन कैप होल एन कैप। हमें पता है कि ये बेसिकली कंपोनेंट ही है, राइट। यहाँ पे देखो मैंने जो बोली थी बात, one might think that this definition of torque about an axis is ambiguous because there are infinite number of points on an axis and one could choose any of these points for defining torque about the axis. ठीक है, however we will show that we will get the same result irrespective of choice of the point. हमारे पास सेम पॉइंट सेम वैल्यू आने वाली है, इट डजंट मैटर विच पॉइंट आई चूज। तो वो कैसे प्रूव करेंगे, तो भी ध्यान से देखिए। तो मान लो मेरे पास O की जगह एक और पॉइंट है O प्राइम, इसी एक्सिस के ऊपर O प्राइम कोई दूसरा पॉइंट है, राइट। अब O प्राइम यूज करके अगर मैं लैम्डा के अबाउट टॉर्क निकालता हूं, तो इसको मैं बोल देता हूं मान लो टाउ प्राइम अबाउट लैम्डा। टाउ प्राइम अबाउट लैम्डा क्या हो जाएगा, इसका पोजीशन वेक्टर मान लो r डैश है, ठीक है। तो r प्राइम क्रॉस f तो पॉइंट के अबाउट टॉर्क हुआ O प्राइम के अबाउट, ठीक है। डॉट n कैप होल n कैप, उसी डेफिनेशन को O प्राइम के अबाउट लगा दिया, ये टॉर्क आएगा, राइट। अच्छा, अगर मैं O को चूज करता हूं तो एक्सिस के अबाउट टॉर्क क्या आएगा मेरे, दैट विल बी इक्वल टू वो मैंने पहले जो निकाला था O डॉट n कैप होल n कैप, यानी r क्रॉस f डॉट n कैप होल n कैप, ठीक है। समझ में आ रहा है, ये इक्वेशन 1 में ये डिफाइन कर रखा है ऑलरेडी O के अबाउट। मैं क्या करता हूं, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देता हूं, ठीक है। इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 2, तो इक्वेशन 2 कौन सी है, रादर इक्वेशन 1 बोलता तो ज्यादा अच्छा रहता, इक्वेशन 1 बोल देता हूं यहाँ पे, इक्वेशन 2 की जगह फ्रॉम इक्वेशन 1 बोलता हूं। तो इक्वेशन 2 को मैं इक्वेशन 1 में से सॉरी इक्वेशन 3 को इक्वेशन 1 में से सब्ट्रैक्ट करो, तो यहाँ पे देखो r डैश क्रॉस f डॉट n कैप होल n कैप है, यहाँ पे क्या r क्रॉस f डॉट n कैप होल n कैप है। सब्ट्रैक्ट करोगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी डॉट प्रोडक्ट में भी होल्ड करती है, क्रॉस प्रोडक्ट में भी होल्ड करती है। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, r माइनस r प्राइम आ जाएगा, राइट। 1 माइनस 3 करोगे तो r माइनस r प्राइम आ जाएगा, या फिर 3 माइनस 1 करोगे तो r प्राइम माइनस r आ जाएगा, राइट। तो ये क्या बन जाएगा तुम्हारे, r प्राइम माइनस r क्रॉस f डॉट n कैप होल n कैप बन जाएगा। इतनी सी बात समझ में आई। अब ध्यान से देखना, r प्राइम माइनस r, ये क्या है, o प्राइम o वेक्टर है, बोलो r प्राइम माइनस r, दिस इज नथिंग बट o प्राइम o वेक्टर, राइट। ठीक है, तो इसको मैंने क्या लिख लिया, o प्राइम o क्रॉस f डॉट n कैप होल n कैप लिख लिया, राइट। ठीक है, अब ध्यान से देखना, o प्राइम o जो वेक्टर है ये तो एक्सिस के अलोंग है, जब इसको किसी भी चीज से क्रॉस करोगे तो ये वेक्टर जो बनेगा ये परपेंडिकुलर टू द एक्सिस बनेगी, की बात है, क्योंकि o प्राइम o एक्सिस के अलोंग है, और एक्सिस के अलोंग किसी वेक्टर को क्रॉस करो, किसी बड़ी चीज से क्रॉस करो, तो तुम्हें पता है क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा ही परपेंडिकुलर होने वाला है। तो o प्राइम o क्रॉस f जो है ये n कैप के परपेंडिकुलर होगी, n कैप तो एक्सिस के अलोंग है। तो ये बात समझ में आ रही कि ये o प्राइम o क्रॉस f जो है ये n कैप के परपेंडिकुलर है। अब n कैप के परपेंडिकुलर किसी वेक्टर को मैं n से डॉट करूंगा तो वो तो जीरो हो जाएगा, बोलो डॉट प्रोडक्ट म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स क्या होता है, जीरो। इज इट मेकिंग सेंस और नॉट, o prime o is along the axis, therefore this cross product is perpendicular to the axis, so something perpendicular to the axis dot product with something parallel to the axis, this dot product must go to zero, तो जीरो के साथ जो मर्जी बार लगा लो वो जीरो ही रहेगा, इधर समझ गए कि नहीं, तो दिस इज जीरो n कैप, राइट। तो ऐसे जीरो वेक्टर, राइट। सो मैंने क्या दिखा दिया, यानी टाउ टाउ प्राइम अबाउट लैम्डा माइनस टाउ टाउ अबाउट लैम्डा, इसकी वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, ये जीरो आ गई। इसका मतलब क्या है, मैं जो मर्जी एक्सिस के अबाउट पॉइंट चूज कर लूं फर्क नहीं पड़ता, मैं एक्सिस के अबाउट टॉर्क डिफाइन करने के लिए कोई भी कन्वीनियंट पॉइंट चूज कर सकता हूं, जो मेरे को जहां से कैलकुलेशन आसान लगे मैं उस पॉइंट को यूज करके कैलकुलेशन कर सकता हूं, ठीक है। यही मेरे को प्रूव करना था, तो क्या लिखा, हाँ यहाँ पे क्या लिखा, नाउ रिकॉग्नाइज दैट o प्राइम o इज अलोंग द एक्सिस, thus o प्राइम o क्रॉस f इज परपेंडिकुलर टू n कैप and hence this dot product goes to zero, thus tau prime lambda is equal to tau lambda, समझ गए। It does not matter which point on the axis we choose to define the torque about the axis। एक बार इसको ढंग से देख लो, कुछ डाउट है तो मेरे को बोल दो, ठीक है। Let me know if there is anything to be discussed in this। इसके बाद जो अगला कॉन्सेप्ट है हम लोगों का, दैट इज वैरिग्नन्स थ्योरम। वैरिग्नन्स थ्योरम क्या बोलता है, कोई भी फोर्स है उसका कुछ तो टॉर्क होगा, तो उसके कंपोनेंट्स लेके भी मैं टॉर्क लूंगा तो वही आएगा, ठीक है। बड़ी सिंपल सी इंट्यूटिव सी बात भी लग सकती है तुम लोगों को,
ये बड़ी सिंपल सी बात है, ऑब्वियसली होना ही चाहिए क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट की डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। बस इसी थ्योरम का नाम बस वेरिएबल थ्योरम है, कोई मतलब ज्यादा डराने वाली कोई बात नहीं, ठीक है। कॉमन सेंस थ्योरम क्या लिखा, if several forces are acting at a point then their net torque can be found by simply taking the torque of their resultant। चार पांच फोर्सेस सब एक ही जगह पे लग रहे हैं तो सारे फोर्सेस को पहले सीधे ऐड कर दो वेक्टोरियली, उसके बाद सीधे उसका टॉर्क ले लो, ठीक है, प्रोवाइडेड सारे सेम पॉइंट पे लग रहे होंगे तभी वेक्टोरियली ऐड करके टॉर्क ले सकते हो। या अदरवाइज क्या कर सकते हैं, कोई अगर एक ही फोर्स लग रहा है तो उसके टुकड़े टुकड़े अलग कर लो और हर टुकड़े का टॉर्क अलग से लेके उसको ऐड कर सकते हो। कन्वर्स भी ट्रू है, जब ऐड करके रिजल्टेंट निकाल सकते हो तो फिर यानी कंपोनेंट्स लेके भी टॉर्क निकाल सकते हो, ठीक है। तो समझ गए कि नहीं, तो टॉर्क कैन बी फाउंड बाय सिंपली टेकिंग द टॉर्क ऑफ देयर रिजल्टेंट, या फिर कन्वर्सली टॉर्क ऑफ अ फोर्स इज इक्वल टू द टॉर्क ऑफ इट्स कंपोनेंट्स, ठीक है। दिस कैन बी सीन रेडली, तो r क्रॉस f1 प्लस r क्रॉस f2 प्लस r क्रॉस f3 ये क्या हो जाएगा, r क्रॉस f1 प्लस f2 प्लस f3 हो जाएगा। तो बस डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ डॉट प्रोडक्ट से प्रूव होगा, यही है वैरिएबल थ्योरम, ठीक है। बस नाम है, नाम भूल भी जाओ कोई दिक्कत नहीं, बट समझ गए, कॉमन सेंस वाली बात है, क्लियर है सभी को, कुछ कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं। सॉरी यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट होना चाहिए, क्रॉस प्रोडक्ट होना चाहिए, डॉट प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए। इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आइडिया है, सब ध्यान से सुनना तो समझ में आएगी बात। वैरिएबल थ्योरम क्या कहता है कि किसी भी फोर्स का अगर टॉर्क निकालना है तो उसके कंपोनेंट्स का टॉर्क ले सकता हूं, ठीक है। अभी सिर्फ मेरी तरफ देखो, ये फिगर विगर नहीं भी देखो चलेगा, सब लोग ध्यान से सुनना। मेरे पास ये कोई एक्सिस है, ठीक है, ये जो पेंसिल है ये समझ लो कोई एक्सिस है। अब स्पेस में आर्बिट्री डायरेक्शन में किसी भी डायरेक्शन को साइन के अलॉन्ग कोई फोर्स लग रहा है, ठीक है। इस एक्सिस से कुछ दूरी पे कोई पॉइंट पी है जिसके ऊपर किसी आर्बिट्री डायरेक्शन को साइन में कोई फोर्स लग रहा है, ठीक है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, इस फोर्स के तीन कंपोनेंट्स ले सकता हूँ। क्या करता हूँ, ये ऐसे तिरछा सा फोर्स लग रहा है, इसका एक कंपोनेंट तो इसके परपेंडिकुलर प्लेन में होगा और एक इसके पैरेलल होगा, राइट। समझ में आ रही बात के लिए, एक कंपोनेंट इसके प्लेन में होगा और एक इसके पैरेलल होगा, राइट। इसके परपेंडिकुलर प्लेन में एक कंपोनेंट, एक इसके पैरेलल। तो जो पैरेलल कंपोनेंट है, क्या इसकी वजह से कुछ भी टॉर्क होगा, मैं दिखा सकता हूँ इसके पैरेलल कंपोनेंट की वजह से कुछ भी टॉर्क नहीं होगा। क्यों, क्योंकि सोचो ये जो पैरेलल कंपोनेंट है पॉइंट पी से इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो, तो r क्रॉस f करोगे तो वो इस एक्सिस के परपेंडिकुलर आ जाएगा। समझ में आई बात के लिए, मैंने बोला था एक्सिस के ऊपर टॉर्क निकालना तो कोई भी पॉइंट चूज कर सकते। तो क्या करूं, जो पॉइंट p पे ये फोर्स लग रहा है इसका एक कंपोनेंट देख रहा हूं, p पॉइंट से इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो, उसी पॉइंट के अबाउट मैं टॉर्क निकाल सकता हूं यूज करके, यानी एक्सिस के अबाउट निकालने के वो पॉइंट भी तो यूज कर ही सकता हूं। r मेरा परपेंडिकुलर टू द एक्सिस है और फोर्स मेरा पैरेलल टू द एक्सिस है, तो r क्रॉस f ये वाला करूंगा पैरेलल वाले कंपोनेंट के साथ, तो इस एक्सिस के परपेंडिकुलर आने वाला है, यानी उसका डॉट n कैप करूंगा तो वो जीरो ही हो जाएगा। समझ गए, तो किसी भी फोर्स का पैरेलल कंपोनेंट यूजलेस है टॉर्क अबाउट एक्सिस के लिए। इतनी बात समझ में आई, किसी भी फोर्स का टॉर्क का जो आई मीन फोर्स का कंपोनेंट पैरेलल टू द एक्सिस डज नॉट क्रिएट एनी टॉर्क अबाउट द एक्सिस, ठीक। अब बात करते हैं बाकी का जो कंपोनेंट था, तो ये मेरा तिरछा सा कुछ फोर्स लग रहा था, इसका एक कंपोनेंट पैरेलल टू एक्सिस था और दूसरा इसके परपेंडिकुलर प्लेन में था। परपेंडिकुलर प्लेन वाले पे फोकस करते हैं। परपेंडिकुलर प्लेन वाले को मैं फर्दर दो दो पार्ट्स में बांट सकता हूँ। क्या, एक स्क्यू परपेंडिकुलर यानी ऐसे जो पढ़ रहा है, तो एक क्या हो सकता है, एक कंपोनेंट इसका ऐसे तिरछा बना लेता हूँ, मेरी उंगली पे जोर पड़ रहा है, तो मतलब समझो ऐसा फोर्स लग रहा था तो उसको ऐसे मैंने ड्रॉप किया, तो एक पैरेलल कंपोनेंट था एक ऐसे था, ठीक है, परपेंडिकुलर प्लेन में इसके। अब परपेंडिकुलर प्लेन में जो कंपोनेंट है उसका फर्दर दो टुकड़े कर सकता हूँ, एक स्क्यू परपेंडिकुलर यानी ये जो लाइन है इससे परपेंडिकुलर ऐसे, दिस थिंग इज कॉल्ड स्क्यू परपेंडिकुलर, और एक इंटरसेक्टिंग। इंटरसेक्टिंग समझ में आ रहा है, अगर ऐसे मेरा ऐसे दो फोर्सेस है तो इसका एक टुकड़ा मैं ऐसे ले सकता हूँ ना, दिस इज योर इंटरसेक्टिंग कंपोनेंट, राइट। और ये वाला जो कंपोनेंट है ये मेरा स्क्यू परपेंडिकुलर कहलाता है, ठीक है। अब इनको भी बारी बारी देखते हैं। जो इंटरसेक्टिंग कंपोनेंट है इसकी वजह से हम देख सकते हैं टॉर्क जीरो होने वाला है। क्यों, जो इंटरसेक्टिंग कंपोनेंट है, ठीक है, जहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है उसी पॉइंट को ही देख लेते हैं लेटेस्ट से, ठीक है। तो R और F एंटी पैरेलल हो गए या पैरेलल होंगे या एंटी पैरेलल होंगे, राइट। तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट एक्सिस को जहां पे हिट करने वाला है उसी पॉइंट को अगर मैं रेफरेंस मान लूं, तो F वेक्टर और R वेक्टर ये पैरेलल हो गए या एंटी पैरेलल हो गए। R क्रॉस F क्या हो जाएगा, ये वाला तो जीरो हो जाएगा ना इसके साथ में। समझ में आई बात की नहीं, तो ये भी यूजलेस है एज फार एज टॉर्क अबाउट द एक्सिस कंसर्न, क्योंकि R क्रॉस F ही जीरो होगा, आप जो मर्जी एन कैप से डॉट वॉट लेके तो क्या ही फर्क पड़ेगा, ठीक है। बचा क्या, मेरा स्क्यू परपेंडिकुलर कंपोनेंट बचा, राइट, केवल स्क्यू परपेंडिकुलर कंपोनेंट बचा। तो स्क्यू परपेंडिकुलर कंपोनेंट की वजह से केवल टॉर्क होगा। समझ में आई बात की नहीं, स्क्यू परपेंडिकुलर वजह से आप देख सकते हैं, यहाँ से अगर ऐसे ड्रॉ करोगे तो R क्रॉस F करोगे तो ये पैरेलल टू एक्सिस आएगा या एंटी पैरेलल टू एक्सिस आएगा, ठीक है। स्क्यू परपेंडिकुलर सॉरी नॉट पैरेलल, स्क्यू परपेंडिकुलर इज लाइक दिस। स्क्यू परपेंडिकुलर इसके तो परपेंडिकुलर है, इसके
यहाँ जो पॉइंट पी है इससे एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो, तो दिख रहा है कि आर क्रॉस एफ करोगे तो या तो एक्सिस के एंटी पैरेलल आएगा या एक्सिस के पैरेलल आएगा। तो इसका डॉट एन कैप करोगे तो ऑब्वियसली पैरेलल वेक्टर्स का या एंटी पैरेलल वेक्टर्स का डॉट तो नॉन जीरो ही होगा, राइट। तो इससे मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या मिला, किसी भी फोर्स का अगर मुझे एक्सिस के ऊपर टॉर्क निकालना है तो मेरे को क्या चाहिए, उसका सिर्फ स्क्यू परपेंडिकुलर कंपोनेंट चाहिए। उसका पैरेलल कंपोनेंट यूजलेस है, उसका इंटरसेप्टिंग कंपोनेंट यूजलेस है। किसी भी फोर्स के 3 टुकड़े कर सकते हो, क्या वो 3 टुकड़े क्या होंगे, पैरेलल, इंटरसेप्टिंग एंड स्क्यू परपेंडिकुलर। समझ में आई बात की नहीं? ये है, तो ये पैरेलल हो गया, ये परपेंडिकुलर प्लेन में फर्दर 2 टुकड़े किए, ये इंटरसेप्टिंग हो गया और ये मेरा स्क्यू परपेंडिकुलर हो गया। So the only component of force which contributes to the torque is your skew perpendicular component, ठीक है। तो अभी इसी को थोड़ा ग्राफिकली मैंने दिखाने की कोशिश की है। तो यहाँ पे देखो एक चीज, हाँ तो देखो पढ़ लेते हैं क्या लिखा। If a force is parallel to an axis, its line of action passes. If a force is parallel to an axis or its line of action passes through the axis, then it produces zero torque about the axis. मतलब जैसे मान लो ये कोई Q अगर मान लो कोई फोर्स है तो ये एक्सिस से इंटरसेक्टिंग है ना, तो अभी इसके जो कंपोनेंट्स लोगे पैरेलल टू द एक्सिस आएगा, उसका तो वैसे ही जीरो हो जाएगा और ये इंटरसेक्टिंग ही होगा। यानी अगर फोर्स इंटरसेक्टिंग है तो इसका पैरेलल यानी स्क्यू परपेंडिकुलर कुछ होगा ही नहीं फिर अगर। तो ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर कोई फोर्स किसी एक्सिस से पास कर रहा है तो उसका टॉर्क अबाउट एक्सिस वैसे ही जीरो हो जाएगा, राइट। और क्या बोला मैंने, ठीक है, या पैरेलल टू द एक्सिस होगा तो भी जीरो हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखो ये फोर्स P है, ये पैरेलल टू द एक्सिस है ना, तो इसका टॉर्क अबाउट एक्सिस जीरो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो ये एक्सिस पे कोई पॉइंट O ले लिया, अब R क्रॉस P दिख रहा है, एक्सिस के परपेंडिकुलर हो जाएगा क्योंकि ये तो एक्सिस के पैरेलल है, क्रॉस प्रोडक्ट लोगे तो एक्सिस के परपेंडिकुलर हो जाएगा। R क्रॉस P दिख रहा है, R ये कोई पॉइंट P है, इस पे मान लो P फोर्स लग रहा है जो कि एक्सिस के पैरेलल है, ये लैम्डा मेरा एक्सिस है, राइट। तो ये दिख रहा है ना, इसका क्रॉस प्रोडक्ट लोगे तो क्या आएगा, इस एक्सिस के परपेंडिकुलर ही आ जाएगा कि नहीं, और फिर एक्सिस से डॉट प्रोडक्ट लोगे तो जीरो हो जाएगा। बात समझ आएगी? तो यही बात लिखिए। तो कोई फोर्स या तो पैरेलल हो जाए एक्सिस के या इंटरसेक्टिंग हो जाए तो उसका टॉर्क क्या होगा, जीरो। ओके, फॉर इंस्टेंस इन द एडजेसेंट फिगर द फोर्स Q इंटरसेक्ट्स विद द एक्सिस लैम्डा, ये इंटरसेक्ट कर रहा है इससे। नाउ टू फाइंड द टॉर्क वी कुड चूज पॉइंट O एज द इंटरसेक्शन पॉइंट इटसेल्फ। तो जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है उसी को मैंने चूज कर लिया, ठीक है, टॉर्क निकालने के लिए। Thus R and Q are coincident and hence R cross Q is जीरो हो गया। यहाँ पे देखो ये तो पैरेलल ही हो गए, R और Q पैरेलल ही हो गए, तो जीरो हो गया टॉर्क। ऐसे भी देख सकते हो, समझ में आई बात की नहीं? भाई पैरेलल वेक्टर्स तो वैसे ही क्रॉस प्रोडक्ट जीरो हो जाए, राइट, ठीक है। सिमिलरली कंसीडर फोर्स P which is parallel to the axis lambda, ठीक है। Clearly from the figure we can see that RP cross P, ये पॉइंट P है, इसका पोजीशन वेक्टर है और ये P फोर्स है मेरा, ठीक है। ये क्रॉस प्रोडक्ट क्या है, दिस इज परपेंडिकुलर टू लैम्डा, दिख पा रहा है कि नहीं? वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, इस प्लेन के परपेंडिकुलर यानी लैम्डा के भी परपेंडिकुलर होगा क्योंकि लैम्डा तो इस प्लेन में ही लाई कर रहा है। समझ में आई बात की नहीं? ठीक है, इस परपेंडिकुलर टू लैम्डा वेक्टर, देयरफॉर बिकॉज़ P इज पैरेलल टू लैम्डा, ओके। दस RP क्रॉस P डॉट लैम्डा क्या, लैम्डा क्या इसकी यूनिट वेक्टर को बोल रहा हूं, दैट इज जीरो। तो यही तो डेफिनेशन है टॉर्क अबाउट एक्सिस की, ठीक है। 10 क्या कंक्लूजन पे पहुंचे हम लोग, इंटरसेक्टिंग एंड पैरेलल फोर्सेस और कंपोनेंट्स ऑफ फोर्सेस प्रोड्यूस नो टॉर्क अबाउट एन एक्सिस। यही बात की मैंने, इंटरसेक्टिंग कंपोनेंट या तो पूरा फोर्स इंटरसेक्टिंग है तो वैसे ही उसका टॉर्क जीरो हो जाएगा, या उसका कंपोनेंट अगर इंटरसेक्टिंग है तो इंटरसेक्टिंग कंपोनेंट की वजह से टॉर्क जीरो होगा, राइट, और पैरेलल कंपोनेंट की वजह से टॉर्क जीरो होगा, ठीक है। इंटरसेक्टिंग एंड पैरेलल फोर्सेस और कंपोनेंट्स ऑफ फोर्सेस प्रोड्यूस नो टॉर्क अबाउट एन एक्सिस। फिर क्या लिखा, एनी आर्बिट्ररी फोर्स F वेक्टर एक्टिंग इन 3D स्पेस can be resolved into 3 components with respect to any arbitrary axis lambda। कोई भी आर्बिट्ररी फोर्स है उसके 3 कंपोनेंट्स ले सकते हैं। क्या कंपोनेंट मैंने बताया, पैरेलल, इंटरसेक्टिंग एंड स्क्यू परपेंडिकुलर, राइट। पैरेलल, इंटरसेक्टिंग परपेंडिकुलर एंड स्क्यू परपेंडिकुलर, ठीक है, समझ गए। इंटरसेक्टिंग परपेंडिकुलर इज दिस, स्क्यू परपेंडिकुलर इज दिस, पैरेलल इज लाइक दिस, ओके। फॉर इंस्टेंस सपोज वी वांट टू फाइंड द टॉर्क ड्यू टू द टेंशन ऑफ द केबल एक्टिंग एट पॉइंट A अबाउट Z एक्सिस। तो यहाँ पे देखो, ये इसको थोड़ा एनलार्ज कर देता हूँ, ठीक है। तो ये कोई ऐसे मेरा कोई इंजीनियरिंग एलिमेंट है इस तरह का, ठीक है। और यहाँ पे क्या, मैंने धागे से इसको मान लो जमीन से बांध रखा है और यहाँ पे कुछ टेंशन है, यहाँ पे कुछ दे रखा है टाइट करने के लिए, इसको कुछ दे रखा है, ठीक है, हुक वगैरह टाइप का दे रखा है टाइट रखने के लिए। तो इस टेंशन का मुझे Z एक्सिस के अबाउट मुझे टॉर्क चाहिए। तो इस टेंशन के कंपोनेंट्स क्या होंगे, देखो पॉइंट A पे जो टेंशन लग रहा है तो इसका एक कंपोनेंट तो क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल प्लेन में हो जाएगा और एक वर्टिकल हो जाएगा कंपोनेंट। तो वर्टिकल की वजह से तो टॉर्क जीरो होने वाला है, राइट। तो हॉरिजॉन्टल प्लेन में जो इसका ऐसे करके ऐसे जो भी बनेगा कंपोनेंट, उसका एक कंपोनेंट ऐसे जो होगा जो वो तो इंटरसेक्टिंग हो जाएगा, जो यानी कि एक्स एक्सिस के पैरेलल वाला तो
इंटरसेक्टिंग परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है। और y एक्सिस के पैरेलल वाला जो होगा वो मेरा स्क्यू परपेंडिकुलर होगा। तो मेरे को किसमें इंटरेस्ट है, इनफैक्ट इस फोर्स के केवल y कंपोनेंट में इंटरेस्ट है, अगर मुझे z एक्सिस के ऊपर टॉर्क निकालना है। समझ में आया कि नहीं? ये जो फोर्स समझ में आ रहा है, ऐसे टेंशन T लग रहा है, तो हॉरिजॉन्टल प्लेन में देखो तो इसका एक कंपोनेंट ऐसे होगा, ठीक है, यानी इसी के पैरेलल ऊपर में बना सकते हैं, ठीक है। तो ये तो परपेंडिकुलर टू द z एक्सिस हो गया कंपोनेंट, और एक कंपोनेंट क्या होगा ऐसे, ये पैरेलल टू z एक्सिस है, तो ये यूजलेस है। इसके जो है फर्दर दो टुकड़े करोगे, ये जो एक्स वाई प्लेन में है इसके फर्दर दो टुकड़े करोगे, जो एक्स कंपोनेंट होगा वो इंटरसेक्टिंग परपेंडिकुलर है, और जो वाई कंपोनेंट है वो मेरा स्क्यू परपेंडिकुलर है। समझ में आई बात की नहीं? तो जो टॉर्क प्रोड्यूस होगा वो केवल स्क्यू परपेंडिकुलर की वजह से प्रोड्यूस होगा, इंटरसेक्टिंग परपेंडिकुलर की वजह से और पैरेलल की वजह से कोई भी टॉर्क नहीं प्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो ये लिखा हुआ है, क्या लिखा? फॉर इंस्टेंस सपोज वी वांट टू फाइंड टॉर्क ड्यू टू टेंशन ऑफ द केबल एट पॉइंट ए, यहाँ पे मुझे टॉर्क निकालना है अबाउट द z एक्सिस, देन x कंपोनेंट ऑफ टेंशन विल बी इंटरसेक्टिंग परपेंडिकुलर, ठीक है। z component will be parallel and y component will be the skew perpendicular. Thus, we only need to find the torque of the y component of the force. इसका यूज करके तुम्हें पूरा रायता फैलाने की जरूरत नहीं, पूरा क्रॉस प्रोडक्ट आईजे के में पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। एक क्यूट सा एक्सप्रेशन लिख पाओगे, खाली एक कंपोनेंट के साथ क्रॉस प्रोडक्ट लोगे तो वो मेंटली कर भी पाओगे उसको, इज इट? अदरवाइज क्या है, नॉर्मल पूरा r क्रॉस f डॉट n कैप कर सकते हो, बट वो बहुत लंबा रायता फैल जाएगा उसके अंदर, समझ गए कि नहीं? मैट्रिक्स बना के फिर क्रॉस प्रोडक्ट लेने पड़ेंगे, तीन टर्म्स लिख, उससे अच्छा क्या है पहले से सिंपलीफाई कर लो, खाली स्क्यू परपेंडिकुलर फोर्स देख लोगे तुम। समझ में आई बात की नहीं? ठीक है, तो दैट विल सिंपलीफाई योर वर्क ग्रेटली, ओके, ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्या लिखा? तो thus we तो समझ गए y component skew perpendicular, thus we only need to find the torque of y component of the force. If r perpendicular is the perpendicular distance of line of action of a skew perpendicular force, then torque magnitude is simply r perpendicular times f. अभी ये बात भी ध्यान से सुनना, अगर मान लो ये स्क्यू परपेंडिकुलर कंपोनेंट है और फुट ऑफ द परपेंडिकुलर से r डिस्टेंस है, तो ये क्रॉस प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? तुम्हें पता है दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर का जब क्रॉस लेते हो तो sin 90 का फैक्टर आता है, तो सिंपली r परपेंडिकुलर इनटू f हो जाएगा, राइट? जो टॉर्क है सिंपली r परपेंडिकुलर टाइम्स f हो जाएगा। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन तो एक्सिस का जो यूनिट वेक्टर साथ में लगा दोगे, तो एक्सिस समझ गए, वो देख लोगे, या तो एक्सिस के अलावा होगा या एक्सिस के अगेंस्ट हो, क्रॉस प्रोडक्ट कॉमन सेंस से देख पाओगे। समझ में आई बात के लिए? तो मैग्नीट्यूड निकालना भी आसान है, जब परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता है तो बस फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कर दो, स्क्यू परपेंडिकुलर फोर्स इनटू द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस, दैट इज द टॉर्क अबाउट द एक्सिस, राइट? यही बात लिखिए, तो r परपेंडिकुलर टाइम्स f कर सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्या लिखा, फॉर इंस्टेंस इन द एडजेसेंट फिगर टॉर्क इज सिंपली F इंटू डी। मान लो ऐसे करके, ऐसे किसी पाइप के अंदर तुमने पाइप रेंच को फंसाया हुआ है, पाइप रेंच को ऐसे करके ऐसे फोर्स दे रहे हो, ये फोर्स ऑलरेडी परपेंडिकुलर एक्सिस के, तो F इंटू डी ये हमारा टॉर्क हो जाएगा, ये ऑलरेडी स्क्यू परपेंडिकुलर है, तो स्क्यू परपेंडिकुलर फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दैट इज योर टॉर्क, सिंपल। यहाँ पे तो और कंपोनेंट्स है ही नहीं, बट अगर होते तो कोई यूजलेस होते, ये कंपोनेंट होता, ये कंपोनेंट होता, ये यूजलेस होते टॉर्क के लिए अबाउट द एक्सिस। ध्यान रखना, पॉइंट के अबाउट यूजलेस नहीं है, एक्सिस के अबाउट यूजलेस है टॉर्क के कंपोनेंट्स, राइट? ठीक है, thus no path, हाँ, so tau is ft, the force is already skew perpendicular, so no need to resolve it into components, there are no parallel and intersecting components here। समझ में आई बात के लिए? ठीक है, ओके। अभी इसके अंदर थोड़ा सा मैं तुम लोगों को फीलिंग भी दे सकता हूँ, ये इस तरह की बात है, तो एक्सिस के अबाउट टॉर्क की सिग्निफिकेंस क्या है वो भी मैं थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। तो ये मान लो ये कोई दरवाजा है जो ऐसे ऐसे करके घूम सकता है, ठीक है, वर्टिकल, ये मोबाइल है इसका, समझो ये दरवाजा है, किसी हिंज के अबाउट ऐसे आगे पीछे जा सकता है, या इसको समझ लो ये दरवाजा है जो आगे पीछे जा सकता है हिंज के, राइट? तो दरवाजे को घुमाने के लिए कौन सा फोर्स यूजफुल है, ध्यान से समझना। अगर मैं दरवाजे को ऐसे खींच रहा हूँ तो ये दरवाजा कोई नहीं घूमने वाला, इज इट नॉट? तो दिस, अगर मैं ऐसे ऐसे इसके ऊपर फोर्स लगा रहा हूँ तो दिस इज योर इंटरसेक्टिंग परपेंडिकुलर, ये दरवाजे को खींचने की कोशिश कर रहा है, इनसे घुमाने की कोशिश नहीं कर रहा है, समझ में आई बात के लिए? So this is useless as far as rotation about this vertical axis is concerned, right? For that matter, अगर मैं इस दरवाजे के पैरेलल फोर्स लगाता हूँ, ऐसे ऊपर की तरफ फोर्स लगाता हूँ, तो ये दरवाजे को उखाड़ने की कोशिश करें, दरवाजे को घुमाने के लिए यूजलेस है, राइट? तो ओनली फोर्स दैट इज यूजफुल फॉर रोटेटिंग द डोर इज स्क्यू परपेंडिकुलर। ऐसे फोर्स लगाऊंगा तो इसके ये घूम रहा है, समझ गए? तो टॉर्क अबाउट एन एक्सिस की सिग्निफिकेंस यही है कि एक्सिस के अबाउट घुमाने के लिए कौन सा मेरा फोर्स यूजफुल है, वो स्क्यू परपेंडिकुलर फोर्स है। समझ में आई बात की नहीं? ठीक है, तो बाद में इसका जब टाउ इक्वल टू आई अल्फा टाइप की क्वेश्चन देखेंगे तो और देखेंगे इसकी सिग्निफिकेंस, बट आई होप कुछ फिजिकल सिग्निफिकेंस समझ में आई कि टॉर्क अबाउट एन एक्सिस की सिग्निफिकेंस क्या है, ठीक है। तो स्क्यू जो पैरेलल है उसका कुछ मतलब नहीं, दरवाजे को घुमाएगा नहीं, पैरेलल जो दरवाजे को हटाने की कोशिश करेगा, ऐसे ही इंटरसेक्टिंग परपेंडिकुलर की दरवाजे को बाहर खींचने की, हिंज से अलग करने की कोशिश करेगा, राइट? द ओनली स्क्यू परपेंडिकुलर फोर्स विल ट्राई टू रोटेट अबाउट द एक्सिस।
ठीक है, तो इस सेक्शन को एक बार ध्यान से देख लो एक बार अच्छे से, और कहीं पे डाउट है तो मेरे को अभी बोल सकते हो, लेट मी नो। अभी खुद से मेहनत करने का टाइम आ गया, थोड़ा सा एक क्वेश्चन करना अपने हाथ से करना, ठीक है। क्या क्वेश्चन है? इन द एडजेसेंट फिगर द पॉइंट ए इज बीइंग पुल्ड बाय टेंशन टी। ये पॉइंट ए है, इसको टेंशन टी से हम नीचे खींच रहे हैं, ओके। एज शोन फाइंड द टॉर्क ऑफ दिस फोर्स अबाउट जेड एक्सिस। इस फोर्स का जेड एक्सिस के अबाउट मुझे टॉर्क निकालना है, ठीक है। डायमेंशंस क्या दे रखी है? ये डायमेंशन सी दे रखी है, ये बी दे रखी है, ये ए दे रखा है और ये डी दे रखा है, ठीक है। डायमेंशन दे रखी है, इस टेंशन का जेड एक्सिस के अबाउट टॉर्क खुद से निकालना है, ट्राई करो खुद से। सर एक काम करता हूँ, डायग्राम को मैं जूम इन कर देता हूँ सो दैट सॉल्यूशन इज हिडन एंड नाउ यू हैव समथिंग टू ट्राई। हाँ, तो इसमें जैसे कि मैंने डिस्कस किया था, मुझे टेंशन का कौन सा कंपोनेंट काम का है? मेरे को सिर्फ y कंपोनेंट काम का है, इज इट? बाकी तो मेरा या तो इंटरसेक्टिंग परपेंडिकुलर है या फिर पैरेलल है, राइट। और y कंपोनेंट निकालने के लिए क्या कर सकते हैं? बस टेंशन इनटू डायरेक्शन को साइन अलोंग y करना, ठीक है। तो y के अलोंग डायरेक्शन को साइन निकालना भी आसान है। देखो मुझे पता है इस डायरेक्शन में डायमेंशन कितनी है, ये तुम्हारी b यूनिट्स है, इस डायरेक्शन में नीचे की तरफ a यूनिट्स है, और तीसरी ये सॉरी इस तरफ क्या है हमारा, ये c यूनिट्स है, राइट। तो डायरेक्शन को साइन क्या हो जाएगा? y के अलोंग, तो p अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर हो जाएगा। बोलो y के अलोंग डायरेक्शन को साइन, तो टेंशन का कंपोनेंट क्या हो जाएगा? टेंशन इनटू डायरेक्शन को साइन, राइट। यही होता है ना, t cos अल्फा, t cos बीटा, t cos गामा, x y z के अलोंग जो कंपोनेंट्स आएंगे, राइट। तो डायरेक्शन को साइन यहां से दिख रहा है ना इनको, वर्टिकल ये और ये, इससे हमें डायरेक्शन को साइन पता चल रहा है ना t का क्या है। बोलो समझ में आई बात की नहीं? तो ठीक है, क्या लिखा? if we want we could do ROA क्रॉस T क्रॉस K होल K कैप, ये भी हम कर सकते थे, यानी पूरा जो बेसिक डेफिनेशन लगा सकते थे। फिर IJK में खोलना पड़ेगा पूरा, ROA को भी मेरे को लेना पड़ेगा, समझ गए। IJK में कुछ दिख रहा है ना, ये बड़ा कम्बरसम काम हो जाएगा इस तरह से करेंगे तो, ठीक है। बट इट विल बी अ बिट कम्बरसम, so to simplify our task we will simply take the torque of skew perpendicular component, that is y component। तो y component क्या है? देखो टेंशन का, that is TB अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर एंड j कैप। इस तरफ ही है ना कंपोनेंट बाहर की तरफ, तो इसलिए प्लस j कैप, राइट। ये y कंपोनेंट आ गया। अब y कंपोनेंट को बस क्या कर दो, इसे d i कैप से क्रॉस कर दो, तो d i कैप क्रॉस t y j कैप, समझ गए। तो ये क्या आ गया? TBD अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर k कैप। मेक श्योर यू गेट दिस k कैप थिंग राइट, डायरेक्शन सही आनी जरूरी है, ठीक है। नॉट जस्ट मैग्नीट्यूड बट आल्सो द करेक्ट डायरेक्शन। सो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबॉडी। आया सभी को समझ में कैसे निकाला टॉर्क? k कैप देखो लो सही आया कि नहीं। अच्छा, यहाँ पर भी एक स्मार्ट काम किया मैंने। मेरे को पता है कि किसी भी पॉइंट के अबाउट ले सकता था मैं एक्सिस के, लेकिन उसमें भी मुझे पता है ये पॉइंट अच्छा है, क्यों? इसके ऑलरेडी परपेंडिकुलर ही है ना, तो सिंपल ही है, इज इट नॉट। मैं चाहता तो ये भी कर सकता था, क्यू परपेंडिकुलर किसी और पॉइंट के ऊपर टॉर्क लेके फिर जेड एक्सिस से डॉट लेगा, बट फायदा क्या है? ऑलरेडी मुझे पता है जो भी स्क्यू परपेंडिकुलर कंपोनेंट आता है उससे सीधे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो एक्सिस पे, तो ये पॉइंट से सबसे आसान रहेगा। एक्सिस का कोई भी पॉइंट यूज कर सकते हो, लेकिन सबसे इजी कौन सा है? स्क्यू परपेंडिकुलर का फुट, जहां पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करके जो फुट जहां पे एक्सिस को इंटरसेक्ट करा, दैट विल बी अ गुड पॉइंट, ठीक है। क्लियर है? आया समझ में? अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे क्या, फॉर द सिचुएशन शोन इन द एडजेसेंट फिगर फाइंड द टॉर्क ऑफ टेंशन T अबाउट जेड एक्सिस। तो वापस मैं इसको जूम इन कर दे रहा हूँ। ये 10 किलो न्यूटन का टेंशन लग रहा है और मेरे को जेड एक्सिस के अबाउट इस टेंशन का टॉर्क चाहिए। समझ गए सिचुएशन क्या? खुद से ट्राई करो अभी। तो ये भी सिंपल ही है बेसिकली। तो मुझे पता है यहाँ पे स्क्यू परपेंडिकुलर क्या होगा, जेड एक्सिस के अबाउट एक्स कंपोनेंट तुम्हारा स्क्यू परपेंडिकुलर है, राइट, टेंशन का। और एक्स कंपोनेंट निकालने के लिए टेंशन इनटू एक्स डायरेक्शन को साइन कर देंगे, राइट। तो क्या हो जाएगा? एक्स कंपोनेंट्स जो स्क्यू परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, तो रिक्वायर्ड क्या हो जाएगा? ये मेरा है जस्ट वन सेकंड, हाँ। तो आर तो मेरा हो गया 15 जे कैप, राइट। 15 जे कैप और टेंशन का ये कंपोनेंट चाहिए मुझे, तो 15 जे कैप और ये क्या हो जाएगा मेरा 10 किलो न्यूटन है, तो 10 और 10 टू द पावर 3 अलग से लिख लिया, ठीक है। और इसका डायरेक्शन को साइन क्या हो जाएगा? देखो एक्स डायरेक्शन में ये डायमेंशन 12 मीटर है, तो 12 अपॉन रूट ऑफ 12 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर इनटू 10 टू द पावर 3 आई कैप। आई होप दिस इक्वेशन इज मेकिंग सेंस, राइट। अब तो बस इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये 84.9 आ जाता है सॉल्व करके। 84.9 माइनस के कैप यानी पीछे की तरफ है ये, ठीक है, ओके। कई बार क्या टॉर्क की यूनिट जूल भी लिखी जाती है, ऑब्वियसली न्यूटन इनटू मीटर की यूनिट है, राइट। तो न्यूटन मीटर जूल की भी यूनिट, वर्क की भी यूनिट है, तो टॉर्क की भी यूनिट है। बस फर्क क्या, वर्क मेरा स्केलर है लेकिन टॉर्क मेरा एक वेक्टर है। तो टॉर्क को कभी कभी जूल्स में भी लिख देते हैं क्योंकि न्यूटन इनटू मीटर वो दोनों में ही आता है, राइट। सो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबॉडी। आ गया समझ में सभी को? इसके बाद जो अगली जो बातें करने वाला हूँ ये रिपीट है। जब मैंने फ्रिक्शन पढ़ाया था उसके बाद रोटेशनल इक्विलिब्रियम पढ़ाया था, उस टाइम पे ये इनफैक्ट ये सेक्शन एज इट इज वहीं से कॉपी किया, जस्ट फॉर अ रिव्यू, कि एक बार फिर से हम लोग नजर मार ली।
कि टॉर्क को हम साइन स्केलर की तरह से कैसे ट्रीट कर सकते हैं। अक्सर क्या होगा, अक्सर हम लोग 2D में बात करेंगे, यानी 2D रोटेशन की बात करेंगे, उसमें कोई भी टॉर्क होगा या तो वो क्लॉकवाइज सेंस में घुमाने की कोशिश कर रहा होगा या एंटी क्लॉकवाइज सेंस में घुमाने की कोशिश कर रहा होगा। उसका कोई भी, यानी पेज के अंदर धक्का नहीं दे रहा होगा, पेज से बाहर नहीं खींच रहा होगा। तो उस केस में हम क्या है, टॉर्क को साइन स्केलर की तरह से ट्रीट कर पाएंगे बेस्ड ऑन वेदर इट्स रोटेशनल इफेक्ट इज क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, क्या लिखा, even though torque is a vector, for problems involving forces only in 2 dimensions, we may treat it as a sign scalar. In the plane of the page, the torque of any force about any point may be considered as either clockwise या anti-clockwise. ठीक है, plane of page में ही चल रहा है और force भी हमारा plane of page में ही चल रहा है। जैसे मान लो इसके अबाउट रॉड को पिवट किया और ये फोर्स लग रहा है, तुम्हें पता है ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश करेगा, राइट। इसी तरह से ये कोई रॉड है और ऐसे फोर्स लग रहा है, तुम्हें पता है क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश करेगा। कोई भी टॉर्क अगर फोर्सेस प्लेन ऑफ पेज में ही लग रहे हैं तो वो प्लेन ऑफ पेज में कोई भी चीज या तो क्लॉकवाइज घूमेगी या एंटी क्लॉकवाइज घूमेगी। 3D अगर नहीं घूमेगी, 3D में तो फिर अजीब तरह से घूम सकती चीजें, अगर प्लेन ऑफ द पेज ही है तो फिर क्लॉकवाइज होगी या फिर एंटी क्लॉकवाइज होगी रोटेशनल इफेक्ट, राइट। ठीक है, वी कैन सी दिस बाय इमेजिनिंग अ स्टिक पिवटेड एट पॉइंट अबाउट व्हिच वी आर फाइंडिंग द टॉर्क। मान लो O पॉइंट के अबाउट मेरे को टॉर्क निकालना है, तो O पे एक स्टिक को पिवट कर दो और P पॉइंट पे इस फोर्स की वजह से देखो कि वो स्टिक कैसे घूमेगी, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, now visualize the effect of the force on this pivoted stick. For instance, in the figure shown above, the torque of F about O is anti-clockwise. अगर मेरे को सेंस बताना है तो ये एंटी-क्लॉकवाइज है। ऑल्दो डायरेक्शन अगर हम देखेंगे तो R क्रॉस F तुम्हारा बाहर पेज के बाहर आ जाएगा, K कैप में आ जाएगा। K कैप के अलोंग अगर टॉर्क वेक्टर आ रहा है तो टॉर्क के अलोंग थंब करो तो कर्ल ऑफ फिंगर तुम्हें सेंस ऑफ रोटेशन पता चलेगा, राइट। यहाँ पे दिख रहा है ना, R क्रॉस F तुम्हारा कमिंग आउट ऑफ द पेज अगर वेक्टर देखें तो, बट उसका मतलब क्या है, वो उसका सेंस ऑफ रोटेशन क्या है। टॉर्क के अलोंग अगर थंब करते हो तो कर्ल ऑफ फिंगर्स तुम्हें सेंस ऑफ रोटेशन बताता है। आएगा समझ में नहीं? तो टॉर्क को 2D में दोनों तरह से डिस्क्राइब कर सकते हैं, या तो हम वेक्टोरियली डिस्क्राइब कर सकते हैं जिस तरह हमारा थंब पॉइंट कर रहा है, या फिर हम सेंस ऑफ रोटेशन जिस तरह मेरा कर्ल ऑफ फिंगर्स पॉइंट कर रहा है, राइट। ठीक है, ओके, तो क्या लिखा, हाँ, for instance the shown figure above, the torque of F about O is anti-clockwise as can be seen by imagining the stick OP जो पिंक कलर में दिखाई है। If clockwise torques are assumed to be positive, then anti-clockwise torques must be considered as negative and vice versa. तो जैसे फोर्स हम करते थे न्यूटन्स लॉज में, राइट वर्ड फोर्स को पॉजिटिव मान लेते थे, लेफ्ट वर्ड को नेगेटिव मान लेते थे, राइट। जैसे वन डायमेंशनल मोशन है तो वहां पे प्लस माइनस ही खाली लिखते थे, हम आई कैप को ड्रॉप कर देते थे, राइट, अगर एक ही डायमेंशन में चीजें चल रही। तो ऐसे 2D प्लेन में या तो क्लॉकवाइज घूम रही होंगी चीजें, एंटी क्लॉकवाइज घूम रही होंगी चीजें। तो क्लॉकवाइज को पॉजिटिव मान लिया तो एंटी क्लॉकवाइज को नेगेटिव बोलना पड़ेगा, राइट। और जैसे F इक्वल टू ma वहां पे होता है, तो अगर फोर्स किसी तरफ पॉजिटिव मान लिया तो एक्सीलरेशन भी उसी डायरेक्शन में पॉजिटिव मानते हो, राइट। वेलोसिटी भी उसी तरफ पॉजिटिव मानते हो। इसी तरह से यहाँ पे जिस सेंस में तुमने टॉर्क पॉजिटिव मान लिया, मान लो एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव मान लिया, तो एंटी क्लॉकवाइज एंगुलर वेलोसिटी को भी पॉजिटिव मानेंगे, एंटी क्लॉकवाइज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को भी पॉजिटिव मानेंगे, एंटी क्लॉकवाइज एंगुलर एक्सीलरेशन को भी पॉजिटिव मानेंगे, क्योंकि ये सब चीजें जो है रिलेटेड क्वांटिटीज होती हैं। ठीक है, ओके, तो यही लिखा। तो इफ द क्लॉकवाइज टॉर्क्स आर assumed to be positive, then anti-clockwise torques must be considered negative and vice versa. तो ये सेक्शन एक बार देख लो, अगर कुछ डाउट हो तो बोल दो, फिर आगे बात करते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क। तो 2D में अगर फोर्स लग रहा है तो वापस R क्रॉस F तुम्हें करना है इस पॉइंट के अबाउट लेटर से। तो फोर्स को दो टुकड़ों में तोड़ लो, एक F पैरेलल और एक F परपेंडिकुलर। तो R क्रॉस F पैरेलल तो 0 हो जाएगा, तो R क्रॉस F परपेंडिकुलर में sin 90 का फैक्टर होगा, वही मेरा टॉर्क हो जाएगा, राइट। वैरिगनस थ्योरम समझ लो, ठीक है। तो परपेंडिकुलर फोर्स ही मेरा इंपॉर्टेंट है, तो चाहे तो एक्सिस के अबाउट बोल दो या पॉइंट के अबाउट बोल दो, एक ही बात है। O के थ्रू पासिंग वर्टिकल एक्सिस लोगे उसके अबाउट भी यही टॉर्क आएगा 2D में अगर हम बात करें तो, राइट। ठीक है, तो क्या लिखा, रिकॉल दैट टॉर्क tau is equal to R cross F, then using the definition of cross product tau is equal to RF sin theta. Now if we resolve F into component parallel and perpendicular to R, we recognize that F sin theta is nothing but component of F perpendicular to R. समझ में आ रहा है ना? F sin theta क्या है? F sin theta is component of force perpendicular to R. यहाँ पे वेक्टर होना चाहिए, ओके। Thus we can also write tau is equal to R times F perpendicular. तो या तो perpendicular force times distance बोल दो, या फिर फोर्स टाइम्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी बोल सकते हैं, वो आगे मैं दिखाने वाला हूँ, ठीक है। या तो परपेंडिकुलर फोर्स टाइम्स डिस्टेंस बोल दो, या फिर फोर्स टाइम्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो वो क्या है वो दिखा सकते हैं। तो क्या लिखा, तो टॉर्क क्या है, सिंपली डिस्टेंस टाइम्स परपेंडिकुलर फोर्स, राइट। ऑल्टरनेटिवली वी कुड आल्सो रिजॉल्व R इनटू कंपोनेंट्स पैरेलल एंड परपेंडिकुलर टू F। तो यहाँ पे क्या किया, ये वही R है, ये वही F है, R के दो टुकड़े कर लिए, ये R परपेंडिकुलर और ये R पैरेलल, राइट। तो अभी क्या है, R वेक्टर को लिख सकते हो R परपेंडिकुलर प्लस R पैरेलल, क्रॉस F करोगे तो R पैरेलल क्रॉस F तो 0 हो जाएगा, और बचेगा क्या, R परपेंडिकुलर टाइम्स F बचेगा। समझ गए कि नहीं? वही मेरा हो जाएगा, क्योंकि sin 90 का फैक्टर आएगा वहां पे, राइट।
तो r को कंपोनेंट्स में तोड़ लिया, पैरेलल एंड परपेंडिकुलर, एंड रिकॉग्नाइज दैट r परपेंडिकुलर इज r sin थीटा प्लस टाउ इज rf sin थीटा व्हिच इज आल्सो fr sin थीटा, राइट, और r sin थीटा इज नथिंग बट r परपेंडिकुलर, तो f into r परपेंडिकुलर हो गया। तो thus another way of writing the torque is force times perpendicular distance, ठीक है, और सिंपली torque is force times the perpendicular distance। बाय द वे जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है इसको आर्म ऑफ द फोर्स भी कहा जाता है, ठीक है, यानी फोर्स की जो लाइन ऑफ एक्शन है, लाइन ऑफ एक्शन पे जो परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हो, तो ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हो इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड आर्म ऑफ द फोर्स। समझ गए, फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन पे पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो या फिर एक्सिस से भी लाइन ड्रॉ कर सकते हो, अगर टॉर्क एक्सिस निकाल तो इसको हम क्या बोल देते हैं, आर्म ऑफ द फोर्स। क्लियर है, तो आर्म इनटू फोर्स इज द टॉर्क। इसके बाद हम लोग प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ बढ़ने वाले हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए जो रिजल्ट पहले मैंने फ्रिक्शन के बाद यहाँ इक्विलिब्रियम डिस्कस किया था, आसमान से उतारा था, अब मैं उसको प्रूफ करने जा रहा हूँ। मैंने क्या बोला था, अगर कोई बॉडी स्टिल है, कोई रिजिड बॉडी रुका हुआ इक्विलिब्रियम में, तो मैंने क्या बोला था, फोर्स भी जीरो होना चाहिए और टॉर्क अबाउट आर्बिट्री पॉइंट भी जीरो होना चाहिए। अब मैं इस चीज को प्रूफ करने वाला हूँ कि टॉर्क अबाउट आर्बिट्री पॉइंट क्यों जीरो होना चाहिए, उसका मैं प्रूफ देने वाला हूँ, ठीक है। आप देखोगे तो तुम्हें लगा अरे ये तो ट्रिवियल सी बात ही थी एकदम, जितना हम सीख चुके हैं उसके बाद ये ट्रिवियल हो गया। तो क्या है, देखो मैंने क्या प्रूफ किया था, recall that we showed that for any system of particles tau is equal to dl by dt, ठीक है, rate of change of angular momentum। Now if a rigid body is still, both velocity and acceleration is zero for every particle, then its angular momentum is constantly zero। कहने का क्या मतलब है, अगर मान लो कोई rigid body रुका हुआ है अपनी जगह पे, ठीक है, रुका हुआ है तो हर पॉइंट की वेलोसिटी जीरो है और फ्यूचर में भी रुका ही हुआ उसी जगह पे, स्टिल बॉडी मतलब क्या है, वो आगे भी कहीं एक्सेलरेट वगैरह कुछ नहीं कर रहा, तो हर पार्टिकल की वेलोसिटी जीरो है और जीरो बनी हुई है। इसका मतलब क्या है, एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू कांस्टेंट है, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है, राइट, आर क्रॉस पी होता है हमारा, बात समझ आएगी नहीं। तो वेलोसिटी सब पॉइंट्स की जीरो और जीरो ही बनी हुई है, यानी क्या है, हर पॉइंट का एंगुलर मोमेंटम जीरो ही है। तो टॉर्क क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम अभी भी जीरो है, थोड़ी देर बाद भी जीरो, इसका मतलब क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम जीरो है, किसके अबाउट, हर पॉइंट के अबाउट, राइट, इसीलिए क्या, हर पॉइंट को टॉर्क भी जीरो होना चाहिए। आई बात समझ में नहीं, सो डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस ऑफ टाउ इज इक्वल टू डीएल बाय डीटी। इसलिए कोई भी रिजिड बॉडी अपनी जगह अगर रुका हुआ है, बिना एक्सेलरेशन के रुका हुआ है, ठीक है, ना केवल वेलोसिटी जीरो है बट वेलोसिटी का रेट ऑफ चेंज भी जीरो है, स्टिल बॉडी का ये मतलब है यहाँ पे, ठीक है, ये नहीं कि मोमेंटरी स्टिल, इट इज स्टिल एंड कंटिन्यूज टू बी स्टिल, किसी भी फ्रेम से देख रहे हो। तो उस केस में क्या दिख रहा है, उसका रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम मेरे जीरो, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम जीरो, इसका मतलब क्या है, टॉर्क जीरो। आई बात समझ में नहीं, ठीक है, तो ये लिखा मैंने क्या, so rigid body is still, both velocity and acceleration is zero for every particle, then its angular momentum is constantly zero about every point of the frame from which it appears still। जिस भी फ्रेम से वो स्टिल दिख रहा है, उस फ्रेम के हर पार्टिकल से इसका एंगुलर मोमेंटम जीरो बना हुआ है, ना केवल जीरो है बट जीरो बना हुआ है, दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग, राइट, ठीक है, ठीक है, ओके। So then its angular momentum is constantly zero about every point of the frame from which it appears still, thus rate of change of its angular momentum is zero। अभी भी जीरो है, फ्यूचर में भी जीरो, तो रेट ऑफ चेंज जीरो है, इज इट नॉट, and hence the torque about every point of the frame from which the rigid body appears still must be zero। thus for equilibrium of a still body क्या हो जाएगा, स्टिल बॉडी के लिए नेट फोर्स तो जीरो होना चाहिए, ये तो हम लोग लॉज ऑफ मोशन से ही बात करते आ रहे हैं कि नेट फोर्स जीरो होना चाहिए स्टिल बॉडी है तो, राइट, अपार्ट फ्रॉम दैट टॉर्क भी जीरो होना चाहिए, ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स, अच्छा टॉर्क जीरो मतलब क्या, एक्सटर्नल फोर्सेस का टॉर्क जीरो, इंटरनल का तो वैसे ही जीरो होता है, यानी एक्सटर्नल फोर्सेस का टॉर्क भी मेरा जीरो होना चाहिए, ठीक है, तो यही मुझे प्रूव करना है। ओके, तो इसके बाद एक दो रिमार्क्स हैं, पढ़ लेता हूँ फिर डाउट लेता हूँ टेस्ट पे। इन केस द फ्रेम फ्रॉम व्हिच द रिजिड बॉडी अपीयर्स टू बी स्टिल इज अ नॉन इनर्शियल फ्रेम, देन वी आल्सो नीड टू कंसीडर द टॉर्क ऑफ द स्यूडो फोर्स। ये इसका मतलब क्या हुआ, मान लो कोई रेल रोड कार है जो एक्सेलरेट कर रही है और उसके अंदर कोई रॉड फर्दर पड़ी हुई है और वो रेस्ट पे, मान लो दीवार के साथ कोई रॉड रखी हुई है और ट्रेन मेरी एक्सेलरेट कर रही है, तो अभी क्या इस ट्रेन ये ट्रेन के फ्रेम से स्टिल है, तो ट्रेन के फ्रेम से अगर स्टिल है तो मुझे स्यूडो फोर्सेस का टॉर्क भी साथ में लेना पड़ेगा, तो रियल फोर्सेस का टॉर्क या स्यूडो फोर्सेस का टॉर्क, ठीक है, उसको मेरे को जीरो करना पड़ेगा। या फिर मान लो कोई रॉड ऐसे ऐसे कोनिकल पेंडुलम की तरह घूम रही है, ठीक है, ऐसे ऐसे करके, या कोई प्लेटफॉर्म है उस पे इंक्लाइंड रॉड ऐसे दे रखी है और ऐसे ऐसे करके घूम रही है, तो ये प्लेटफॉर्म के फ्रेम से स्टिल है, ग्राउंड फ्रेम से थोड़ी ना स्टिल है, प्लेटफॉर्म के रोटेटिंग फ्रेम से स्टिल है, प्लेटफॉर्म के भी रोटेटिंग फ्रेम से ये स्टिल है रॉड, तो रोटेटिंग फ्रेम में इसके ऊपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस भी लग रहे होंगे, राइट, टॉर्क जब जीरो करना है तो साथ में सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस का टॉर्क भी लेना पड़ेगा, तो रॉड अगर प्लेटफॉर्म पे पड़ी हुई है ऐसे ऐसे करके घूम रही है, तो जो भी है फ्रिक्शन का टॉर्क प्लस नॉर्मल रिएक्शन का टॉर्क प्लस एमजी का टॉर्क प्लस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का टॉर्क, ये प्लेटफॉर्म के पॉइंट से इसको हम जीरो कर पाएंगे। समझ में आई बात की नहीं, तो यही बात लिखिए कि अगर नॉन इनर्शियल फ्रेम है तो हमें स्यूडो फोर्सेस का टॉर्क भी लगा के जीरो करना पड़ेगा इक्विलिब्रियम के लिए, ठीक, ओके। और क्या लिखा,
If in some frame rigid body appears to be moving in pure translation with uniform velocity, then in such a frame also net torque must be zero because angular momentum remains constant although non-zero. अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है कोई बॉडी, ठीक है, यानी यूनिफॉर्म ट्रांसलेशन वेलोसिटी से कोई बॉडी चल रहा है, तो उसका एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट ही रहेगा। ये बात इंपॉर्टेंट है, ये एक चीज समझना ध्यान से। एक्चुअली कोई पार्टिकल है, सब लोग ध्यान से समझना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। ये ऐसा कांस्टेंट क्यों बोल दिया, सब ध्यान से समझना। ये मेरा कोई ओरिजिन है और ये कोई पार्टिकल है। ये पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मान लो चलते जा रहा है, तो अगर स्ट्रेट लाइन में यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चलते जा रहा है तो इसकी स्ट्रेट लाइन का डिस्टेंस तो परपेंडिकुलर कांस्टेंट ही रहने वाला है, इवन तो पार्टिकल अलग जगह पहुंचते जा रहे हैं। अभी मेरे पास से शुरू हुआ, लेटर से 1 मीटर दूर शुरू हुआ, ठीक है, उसके बाद इसी लाइन के अलॉन्ग चलते चलते 1 लाइट ईयर दूर चला गया, लेकिन स्पीड उसकी अभी भी उतनी है, लेटर से उसी स्पीड से चलते जा रहे हैं, उसी लाइन के अलॉन्ग चलते जा रहे हैं। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्योंकि सेम है, राइट, हमें लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए होता है ना, इसलिए उसका एंगुलर मोमेंटम चेंज नहीं होता। अगर कांस्टेंट स्पीड से कोई चीज चले जा रही है तो किसी भी पॉइंट के अबाउट उसका एंगुलर मोमेंटम चेंज नहीं हो रहा है, समझ गए? ये घूम कुछ नहीं रहा है, लेकिन बस चले जा रहा है। समझ में आई बात की नहीं? तो इसीलिए मैंने क्या बोला, अगर वो रेस्ट पे ना दिख रहा हो, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चलता हुआ दिख रहा हो, तो भी किसी भी आर्बिट्री पॉइंट के वो टॉर्क जीरो हो जाए, ठीक है। नॉन इनर्शियल फ्रेम है तो बस ध्यान रखना कि सूडो फोर्स का टॉर्क लेना। जनरली ग्राउंड के रिलेटिव यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है तो कोई सूडो फोर्स वगैरह कुछ नहीं लगेगा, उस केस में तो वो इनर्शियल फ्रेम ही है, राइट। समझ में आई बात की नहीं? तो क्या लिखा, इफ इन सम फ्रेम रिजिड बॉडी अपीयर्स टू बी मूविंग इन प्योर ट्रांसलेशन, यानी प्योर ट्रांसलेशन मतलब समझ रहे हो, और एक जो अपनी वेलोसिटी डायरेक्शन मेंटेन कर रहा है विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, then in such a frame also net torque must be zero because angular momentum remains constant although non-zero। तो इसका dl by dt है ना, तो l अगर कांस्टेंट है तो भी उसका डेरिवेटिव तो जीरो ही हो जाएगा, तो इसलिए टॉर्क जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो ये सेक्शन एक बार ध्यान से अभी देख लो, अगर यहाँ पे कोई डाउट है तो मेरे को अभी पूछ लो, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके बाद जो अगला आइडिया हमको डिस्कस करना है वो है हमारा कपल। कपल क्या होता है, ये भी इनफैक्ट पहले मैं डिस्कस कर चुका हूँ, ये रिपीट ही है, पुराना सेक्शन एज इट इज मैंने कॉपी किया जस्ट फॉर मेकिंग इट फ्रेश इन योर मेमोरी। तो कपल क्या होता है, कपल होता है इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस कहीं पे लग रहे होते हैं, यानी अलग अलग पॉइंट्स हैं लेकिन इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस यानी पैरेलल या एंटी पैरेलल फोर्सेस कहें और अलग अलग पॉइंट्स पे लग रहे हैं। तो ये जो फोर्सेस होते हैं इस तरह से, इस पेयर को हम कपल कहते हैं, ठीक है। और कपल का जो टॉर्क होता है वो यूनिवर्स के हर पॉइंट के अबाउट सेम होता है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द चॉइस ऑफ पॉइंट। तो कपल का टॉर्क कभी भी ऐसे मत पूछना कि इस कपल का टॉर्क इस पॉइंट के अबाउट कितना, उस पॉइंट के अबाउट कितना, उस पॉइंट के अबाउट कितना, हर पॉइंट के अबाउट सेम ही होगा। मतलब किसी एक पॉइंट के अबाउट पूछ लिया तो बस वही है, यूनिवर्स के हर पॉइंट के अबाउट कपल का टॉर्क सेम होता है, ठीक है। क्या लिखा, तो इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ रिजिड बॉडी फॉर्म अ कपल। The net torque of a couple is independent of point about which torque is being considered. This can be easily seen as follows. Consider the force F and minus F acting on a disk having position vectors R1 and R2. तो ये R1 पोजीशन वेक्टर है, R2 पोजीशन वेक्टर है, कोई आर्बिट्री पॉइंट O है, इसके अबाउट मैं कपल का टॉर्क निकालना चाहता हूं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा मेरा, इसको M वेक्टर से अक्सर डिनोट करते हैं इंजीनियरिंग टेक्स्ट बुक से, वही मैंने भी यूज कर लिया। R1 क्रॉस F प्लस R2 क्रॉस माइनस F, समझ में आया होगा, R1 क्रॉस F प्लस R2 क्रॉस माइनस F, ठीक है। तो अब इसमें क्या कर दोगे, R1 R2 क्रॉस F हो जाएगा, राइट। यहाँ पे R1 और R2 तो O पे डिपेंडेंट है, लेकिन R1 माइनस R2 कोई O पे थोड़ी ना डिपेंडेंट है। R1 वेक्टर एंड माइनस R2 वेक्टर, वो तो ये वेक्टर हो गया, राइट, विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ चॉइस ऑफ O। O मैं कहीं और पे भी लेता तो भी मेरा R1 माइनस R2 वही होता, O को कहीं पे भी लेते हैं हाँ, तो R1 माइनस R2 वेक्टर वुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ द चॉइस ऑफ पॉइंट O, राइट। इसका मतलब क्या है, कोई भी पॉइंट ले लो टॉर्क सेम ही आने वाला है, राइट, ठीक है। तो क्या लिखा मैंने, नाउ R1 माइनस R2 क्रॉस F यानी R12 क्रॉस F, राइट। R12 is simply position of 1 with respect to 2, which is independent of choice of point O, right? Thus net torque of couple is same about every point, ठीक है। यही मुझे प्रूव करना था, हर पॉइंट के अबाउट कपल का टॉर्क सेम होता है, पॉइंट के अबाउट, ठीक है। ध्यान रखना पॉइंट के अबाउट ही बोला मैंने, एक्सिस के अबाउट नहीं बोला। एक्सिस के अबाउट अलग अलग हो सकता है, सब लोग ध्यान से सोचना। मान लो किसी पॉइंट के अबाउट जो टॉर्क है मेरा ऐसे आ रहा है, कपल का टॉर्क ऐसे आ रहा है, ठीक है। कपल का टॉर्क ऐसे आ रहा है, तो इस एक्सिस, अगर एक्सिस मेरा कपल के पैरेलल है तब तो डॉट प्रोडक्ट मेरा यानी cos जीरो का फैक्टर आएगा और कुछ रहेगा फाइनाइट, लेकिन कपल का टॉर्क ऐसे आ रहा है और मेरा एक्सिस ऐसे है, तब तो जीरो हो जाएगा एक्सिस के वो। थीटा एंगल पे तो फिर कपल का जो भी है m आ रहा है तो m cos थीटा हो जाएगा। समझ में बात की नहीं? तो ध्यान रखना कपल का टॉर्क हर पॉइंट के अबाउट सेम होता है, हर एक्सिस के अबाउट सेम नहीं होता। हाँ, लेकिन अगर आपस में पैरेलल अलग अलग एक्सिस है तो उन पैरेलल एक्सिस के अबाउट सेम रहेगा, राइट। जैसे इन सबके अबाउट जीरो रहेगा, ये एक्सिस ये एक्सिस ये एक्सिस, आपस में जितने भी आपस में पैरेलल एक्सिस हैं उन सबके अबाउट सेम रहेगा, ठीक है।
और सब 30 डिग्री पे ऐसे 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 स्पेस में एक्सेस चल रहे हैं, जितने भी 30 डिग्री पे चल रहे हैं इनके अबाउट कुछ cos 30 का फैक्टर आ जाएगा, ठीक है ना। तो जितने भी एक्सेस आपस में पैरेलल हैं उन सबके अबाउट कपल का टॉर्क जो होगा वो बराबर होगा, ऑल्दो एक्सिस के एंगल पे डिपेंडेंट होगा, राइट। लेकिन पॉइंट के अबाउट जो है कपल का टॉर्क इंडिपेंडेंट ऑफ चॉइस ऑफ पॉइंट है, ठीक है। एक बार इसको भी देख लो सेक्शन को, और कुछ डाउट है तो बोल दो। इनफैक्ट अगर आज की क्लास देखो तो मैंने बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं उठाई हैं, आज हमने ग्राउंड वर्क ले किया, ये भी इंपॉर्टेंट है रोटेशन की सही अंडरस्टैंडिंग के लिए। इट्स इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द टॉर्क अबाउट अ पॉइंट, व्हाट इज द टॉर्क अबाउट एक्सिस, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन टॉर्क मैग्नेट, ये सब चीज जानना जरूरी है। तो इसलिए आज की क्लास में मेरा पर्पज ही नहीं था कि खूब सारी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, वो तो हम लोग करते ही रहेंगे, बाद में लास्ट क्लास में हो सकता है कुछ पाथफाइंडर के और मैं ऐड करूं अच्छे अच्छे सवाल, बट आज की क्लास बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके बिना रोटेशन अगर तुम पढ़ोगे तो फिर बस सुपरफिशियल रह जाएगी नॉलेज। तो मेक श्योर यू रिव्यू योर नोट्स प्रॉपर्ली आज की क्लास को, ठीक है। ठीक है, तो वी हैव सम टाइम, तो आगे हम देखते हैं। हाँ, एक एग्जांपल लेते हैं। क्या क्वेश्चन है देखो, द यूनिफॉर्म 15 मीटर पोल हैज अ मास ऑफ 150 केजी। ये कोई मेरे पास पोल है जिसका मास कितना दे रखा है, 150 केजी दे रखा है, ठीक है, ओके। एंड इट सपोर्टेड अगेंस्ट इट्स स्मूथ एंड्स बाय वर्टिकल वॉल्स। तो यहाँ पे भी एक दीवार है, यहाँ पे भी एक दीवार है, इसके बीच में मैंने इसको फंसाया हुआ है, और यहाँ पे मैंने एक धागे से इसको टांगा हुआ है, ओके, ठीक है, ठीक है। वर्टिकल वॉल्स एंड द टेंशन टी, यहाँ पे कुछ धागे में टेंशन टी होगा। फाइंड द रिएक्शंस एट ए एंड बी। मुझे यहाँ पे और यहाँ पे मुझे रिएक्शन फोर्स पता लगाना है। समझ गए क्वेश्चन क्या है। एक्चुअली दीवारें नहीं होती तो ये ऐसे झूल के सीधा होने की कोशिश करता है, तो दीवार में कुछ तो रिएक्शन दे रखा होगा ना एन ऑन। बाय द वे हॉरिजॉन्टल रिएक्शंस तो बराबर बराबर ही होने चाहिए हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम के लिए, राइट। तो मुझे इस एन की वैल्यू पता लगानी है, तो जल्दी से इसको खुद से ट्राई करो फिर डिस्कस कर दो। मैंने सॉल्यूशन छुपा दिया, अभी यहाँ पे पॉइंट कॉन्टैक्ट ही मानना है, ठीक है। अभी इसको ट्राई करो। अच्छा, यहाँ पे मेरी गड़बड़ हो गई है, ये एंगल जो है ये 3 का 4 टाइम्स एक्चुअली, दिस इज 3 into 4 एंड दिस इज 3 into 5, तो ये 53 डिग्री नहीं होगा ना। तो cos थीटा 4/5 आ रहा है हमारा, राइट। तो दिस शुड बी 37 डिग्री, नॉट 53 डिग्री, माय बैड, ठीक है, सॉरी अबाउट दैट। तो सॉल्व कर लिया तो दोबारा सॉल्व कर लो अभी। हाँ, तो इसको मैं डिस्कस कर दे रहा हूँ। तो मैंने क्या लिखा, द रिएक्शन एट ए एंड बी फॉर्म अ कपल। तो यहाँ पे ये जो नॉर्मल रिएक्शन होंगे तो बराबर ही, तो ये कपल है, राइट, ओके। नाउ लेट द रिएक्शंस एट ए एंड बी एन ईच। तो बैलेंसिंग टॉर्क्स अबाउट पॉइंट पी के अबाउट टॉर्क निकालना है। ध्यान रखना, कपल का जब टॉर्क है तो जरूरी नहीं कि कोई खास पॉइंट के अबाउट निकालो, जो भी कन्वीनियंट पॉइंट दिखता है उसी के अबाउट निकाल दो, क्योंकि मुझे पता है पी के अबाउट भी वही होने वाला है किसी भी पॉइंट पे। इसके अबाउट एन इंटू ये वर्टिकल डिस्टेंस कर दो, ये भी चलेगा, इज इट नॉट। कपल में अक्सर क्या होता है, उसमें से एक पॉइंट के अबाउट ही निकाल दो, यानी ए और बी 2 पॉइंट्स पे लग रहे हैं ना फोर्सेस, तो एक पॉइंट के अबाउट निकालने का क्या होगा, कपल के एक पार्ट का 0 हो जाएगा टॉर्क, तो बस दूसरे का जो टॉर्क आ रहा है वही हो जाएगा, समझ गए कि नहीं। तो जरूरी नहीं कि मैं इसका अलग से लिखूं इसका अलग से लिखूं, सीधे इससे अच्छा क्या है, ये वाले नॉर्मल रिएक्शन का ए के अबाउट भी टॉर्क लिख लो, वही पी के अबाउट भी हो जाएगा, राइट, ठीक है। तो जो भी अब तो बस 1500 क्या है हमारा 150, हाँ, तो ये एमजी है। तो मैंने क्या किया, टॉर्क अबाउट पॉइंट पी के अबाउट एमजी का टॉर्क, और ये कपल का टॉर्क, और ये टेंशन का टॉर्क तो 0, इसीलिए ये अच्छा पॉइंट है, ठीक है। अभी टॉर्क बैलेंस कर दिया, समझ में आ रहा है क्या कर रहा है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस करके 15 sin 37 समझ में आया क्यों, क्योंकि ये लेंथ मेरी कितनी है, ये 15 है ना, तो ये वर्टिकल क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये डिस्टेंस हो जाएगा 15 sin 37, राइट। तो समझ गए, तो बस तो नॉर्मल रिएक्शन इंटू 15 sin 37, ये क्या हो गया, इसका ए के अबाउट टॉर्क हो गया, और जो ए के अबाउट टॉर्क है वही पी के अबाउट भी टॉर्क। समझ में आई बात की नहीं, क्योंकि कपल का टॉर्क तो हर पॉइंट के अबाउट सेम होता है, इसलिए मैंने इसको जल्दी से ऐसे लिख लिया, समझ में आया, ठीक है। तो बस इसका यूज करके एन की वैल्यू की आ गई, सॉल्व करना है तो बस नंबर्स डाल के, तो 333.33 न्यूटन आ गए, ठीक है। सो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबॉडी, ऑलराइट। सो दिस इज इट फॉर टुडेज क्लास। आज हम लोगों ने ग्राउंड वर्क ले कर दिया रोटेशनल स्टैटिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। इसके बाद फिर अगली क्लास में हम और कुछ क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है, थोड़ी थ्योरी और डेवलप करेंगे और फिर कुछ क्वेश्चन भी देखेंगे। ऑलराइट, सो दिस इज इट फॉर टुडेज क्लास, थैंक यू।